बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मेरे साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। बिल्कुल जी, मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अच्छा हसनैन, हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वैसे अभी हमने देखा कि एकदम से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो 9 मई के बाद एकदम से गायब हो गई थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का या फिर ट्वीट्स के जरिए पीटीआई छोड़ने का सिलसिला एक शुरू हुआ था। अब वो वाली क़यादत जो गुज़िश्ता 1 साल से गायब थी वो यके बाद दीगरे हमारे सामने आ रही है और इंकशाफात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी के इंटरव्यूज आपने जरूर देखे होंगे, पॉडकास्ट उनकी सामने आ रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की, अली जैदी की पॉडकास्ट या उनके इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। उसके अलावा शेख रशीद एकदम से मंजर आम पर आना शुरू हो गए। ईद पे कोई 25 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए। उसके बाद इमरान इस्माइल भी मंजर आम पर आए। अब ये सारी क़यादत, पुरानी क़यादत और नई क़यादत की जो दरमियान की लड़ाई है, ये अब हमारे सामने आना शुरू हो चुकी है, जिसपे हमें भी तशवीश है कि ये क्या लड़ाई है। और उस पर जानने के लिए आप डल मोमेंट की बात कर रही थी, तो डल मोमेंट आपके फेवरेट एक सिंगर हैं जिनका नाम है चाहत फ़तेह अली खान और जिनको आप गुनगुनाती होती थी बदोबदी। हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ जब आता होता था प्रोग्राम में तो आप यही करती होती थी। उनके ऊपर हर जाने का नोटिस हो गया, 18 करोड़ का। अच्छा। अगर वो 15 दिन में माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको हर जाना होगा। और वो जो डिफेमेशन केस है वो इस वजह से हुआ कि वो नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान को डिफेम कर। तो आपने ये मतलब मेरे नाम लगा के बताना क्यों जरूरी था? मतलब कि मैं आपके फेवरेट है मतलब आपके फेवरेट है। क्या चाह रहे मुझ पे भी हर जाना? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अब जो है बदोबदी को भूल जाए। बदोबदी ठीक है। अब मैं नहीं कहूंगी गाइस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान को हो चुका है ये उनका जो भी सिलसिला, देखते हैं कि क्या होता है उसमें। लेकिन वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है ना, उनको डिफेम करने के लिए जैसे एक केस वो सामने आया, शफकत साहब की भी इस पर स्टेटमेंट सामने आई थी कि इस तरह के गाने नहीं आने चाहिए क्योंकि वो म्यूजिशियन नहीं है। खैर, इसे आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो में ज्वाइन किया जी सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से, उनसे जानते हैं कि ये पुरानी क़यादत वर्सेस नई क़यादत ये क्या है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हालात अच्छे? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। इससे बुरे भी हो सकते थे, इससे अच्छे भी हो सकते थे। फवाद चौधरी पीटीआई में इस तरह है कि बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान के कि ये सारे लोग जो किसी भी वजह से, चाहे जायज़ या गलत या उनकी गलती नहीं, और वो पीटीआई छोड़ के चले गए थे, इन सब का जो डिसीजन होगा वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के बाद होगा, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब खुद करेंगे। सो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिटिकल क़यादत एज ऑफ नाउ के पास ये इख्तियार है और ना उनको करना चाहिए। तो मुज़ाकराती कमेटी जो आप लोगों की बनाएगी उसकी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी उसको हेड करेंगे, शानदाना गुलजार उसमें। सो ये वो देखिए इस वक्त क्या वो बनी है या नहीं बनी, बाज़ लोग मेरे ख्याल में मैं सुन रहा था हामिद खान साहब कह रहे थे कि उनको नहीं पता इसके बारे में है या नहीं है। बाज़ लोग कह रहे थे ये सारी चीज़ें अगर बनी है तो सामने आ जाएगी, अगर नहीं बनी तो बहुत सारी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली क्या सराहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग जो होते हैं ना, वो प्रिजम्पशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो प्रिज्यूम करते हैं कि अगला बंदा ये इस तरह होगा, वो प्रिज्यूम करते हैं कि उसने ये कहा होगा, वो प्रिज्यूम करते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रिजम्पशंस पे बहुत सारी चीज़ें गलत। अच्छा, ये एम्बिग्विटी आपकी तरफ से भी नहीं है कि आप अभी तक क्लियर ही नहीं कर रहे? फवाद चौधरी को देखें तो वो डिफरेंट टीवी शोज में, टॉक शोज में एज ए सीनियर रहनुमा पीटीआई जाते हैं। नहीं, देखिए इसको क्लैरिफाई तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि खान साहब से आपकी मुलाकात होती है, आपके दोस्तों की मुलाकात मेरी नहीं हुई मुलाकात, मेरी नहीं। मैं एक दो दफ़ा ट्राई किया था लेकिन ना हो सकी, कोई बात नहीं। देखिए मैं इसलिए इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाता कि वहाँ पे इमरान खान के पास जाने के लिए एक दिन है जहाँ पे मुलाकात होती है। अब वहाँ पे मैं चला जाऊँ और मैं बेसिकली जाके उनको मिलने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ही इज़ माई लीडर एंड आई वुड लाइक टू लव टू सी हिम। लेकिन मुझे मालूम है कि वो उनके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैं सिर्फ जाके उनसे मिलूं। सो मैं उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक मुझे समझ आ जाए कि हाँ जी ही वुड लाइक टू सी मी फॉर समथिंग, और तो मैं ज़रा आराम से वो करूँगा। आई विल गिव दैट स्पेस टू समवन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेगा। अब बात आ जाती है आपने जो बताया कि फवाद चौधरी और बाकी लोग जो बात करें,
देखिए आप उनको ये कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ऑफ नाउ दे आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन पार्टियां भी की थी, तो एज ऑफ नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि वो नहीं है। हाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है, दे हैव बीन, वो इमरान खान के साथ उन लोगों ने एज मुशीर काम किया, उनको मशवरे भी दिए, सारा कुछ किया है, लेकिन उनकी वापसी तब उस चीज़ के साथ मशरूत है कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टी में आएगा वापस, कौन नहीं आएगा, बिकॉज ही ओनली नोज, उनकी पार्टी है एंड ही ओनली नोज किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रेशर में छोड़ा था जो हमारे साथ किसने हुआ, नहीं वो- छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा प्रेशर में, तो किसने नहीं छोड़ा सवाल प्रेशर सुन में। लीजिएगा, तो अभी वो वापस भी प्रेशर में ही आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की टाइमिंग भी देखे ना, मतलब यक के बाद दीगरे अली जैदी आ रहे हैं, शेख रशीद आ रहे हैं, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज आ रहे हैं हमारे सामने, मैंने फिर उसमें से कह रहे हैं कि भाई- अगेन मैं प्रिजम्पशन पे नहीं जाता होता, मैं ये प्रिज्यूम नहीं करना चाहता कि उनको वापस लाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने उनको निकलवाया है। मैं इस प्रिजम्पशन में नहीं जाना चाहता, जो लोग कह रहे हैं कि भाई उन वही लोग इनको वापस ला रहे हैं ताकि अंदर डिवाइड हो, मैं उस प्रिजम्पशंस में नहीं जाना चाहता जब तक मेरे पास ठोस शवाहिद ना हो कि हाँ ये ऐसा हुआ है। अच्छा, ये वैसे भी कंफ्यूजन है क्योंकि फवाद साहब साथ ही ये भी कहते हैं कि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो भी मेरे खान साहब की ईमा पर ही छोड़ी थी, और अभी अगर मैं वापस आता हूँ तो भी उन्हीं की ईमा पार्टी पर वैसे आऊंगा। खान साहब ये की ईमा तो- पे छोड़ी थी देखिए ना? मैं आपको एक ये- बात बताऊं, this is what देखिए he उन्होंने says. नहीं, उनके अल्फाज ये थे कि मैंने इमरान खान को मैसेज भिजवाया था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो उन्होंने कहा था मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हाँ तुम छोड़ जाओ। देखिए अगर मैं फर्ज करें मैं इमरान खान की जगह हूं और मुझे आप कहें कि सर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं ये प्रेशर नहीं ले सकता, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं, फलाना करूं, मैं आपको कब कहूंगा कि यार तुम खड़े रहो। एग्जैक्टली। ठीक है, हर एक आदमी एक खास हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अब ऐसे भी लोग हैं, मैं शहरियार अफरीदी है, उसने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया है। आज तक आपकी शा- क़यादत शा- सर इतनी ज्यादा जेलों के अंदर है, शाह अहमद कुरैशी को बहुत देखिए, सारी यास्मीन चीजें राशिद, बहुत उसको करने, वो सारे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रेशर वो की है। ठीक है, आप नहीं कर सकते थे, बाज लोग नहीं कर decide सकते इसको थे, खान साहब कोई ही बात करेंगे। नहीं है, वो डिसाइड वो करेंगे। दूसरी बात ये थी कि आप चाहे आपने ज्वाइन किया नहीं किया था, बाज विजुअल्स आए थे कि आप उन लोगों के साथ इस्तेहकाम जाके पाकिस्तान बैठे हुए पार्टी के थे, साथ आप उनके साथ जाके बैठे थे, चाहे आप अपना मुंह छुपा छुपा रहे थे या रहे थे, नहीं yes, छुपा I रहे remember थे, that. मतलब you were, मतलब let's put it like this कि you were embarrassed. I wouldn't You- sort of you use actually the were word, embarrassed. I would not use the word ashamed, but you were embarrassed to be sitting there. We understand that thing. Pressure था, लेकिन वहां पे बाज और लोग भी थे जिनके ऊपर प्रेशर था। जुनैद अकबर के ऊपर बड़ा प्रेशर था, उसके बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा जुनैद था कि अकबर, yes. बाबा आपने वापस मतलब आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी। आप अपने अपनी जगह लेकिन थी। फवाद चौधरी के यहाँ पे पॉइंट ये ना कि जो नई क़यादत है ये असल में अपने इनके कुछ स्टेक्स हैं, कुछ अपने मफाद हैं, जिसकी वजह तो से हैं ये आपके इमरान खान को मफादात? बाहर नहीं आने देते, तो देखिए, आप लोग नई मुझे- क़यादत उसको कैसे? मैं एक सवाल उठता है, पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिक्स में लोगों के मफाद होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मफाद के बगैर पॉलिटिक्स में आते हैं और वो मुल्क के लिए काम करते हैं। वो लोग बहुत कम हैं। हर जगह पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मफाद क्या होता है, वो पॉलिटिक्स में आके दे वांट टू ग्रैब अ पोजीशन, ग्रैब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नॉट अपॉर्चुनिटी, अ पोजीशन, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, या उनको एमएनए की सीट मिल जाए या एमपीए की मिल जाए या किसी और चीज की मिल जाए या पार्टी ओहदे मिल जाए या कुछ चीज की समझ, वो चीज करते हैं। ये नॉर्मल चीज है हर जगह पे, ये पॉलिटिक्स के अंदर एक नॉर्मल चीज है। मतलब आप किसी भी, लेट्स से आप लोग जो आपके यहाँ पे होंगे, कितने लोग होंगे वो चाहते होंगे कि वो भी एंकर बन जाए, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आप बन गए, अगलों के भी हो जाते हैं। तो ये पोजीशंस होती हैं किसी भी एक इदारे की, पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस होती हैं कि आप मुख्तलिफ आपको पोजीशंस मिल जाए। जब आप एमएनए बन जाते हैं, फिर आपकी पोजीशन होती है कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, आपको कोई क्या कह सकते हैं, कमेटी का हेड आपको बना दे, इस किस्म की चीज होती है। ये सारी चीजें हर एक स्ट्राइव करता है। अब उस जगह पे आपस में एक टसल जरूर आती है। ठीक हो गया सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस जारी है और तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त पूरा होने के बावजूद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का। इस केस के हवाले से आप क्या समझते हैं और क्या कोई डेवलपमेंट होगी, क्या कुछ फैसले होंगे, आप कोई पूरी उम्मीद हैं? देखिए इस तरह है कि अब मेरे दिल की बात पूछे ना, तो मैं पाकिस्तान की
अदलिया से बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। हाँ, रिसेंटली बाज जजों ने वो जो रेजिस्टेंस था ना प्रेशर को, उसको रेजिस्ट करना शुरू किया, अच्छी बात है। मुझे नहीं समझ आती कि जब एक जज बैठता है वो क्या ये सोच सकता है कि जो मैं गलत डिसीजन लूंगा इसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इस दुनिया को छोड़ दे। और ये याद रखिए, ये सारे जजेस, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट वाले, ये वो हैं कि अगर पाकिस्तान की जो एवरेज लाइफ है वो 67 है और इनमें से ज्यादातर 65 के पास हैं। 2 से 3 साल के लिए ये ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि अगली पूरी आखिरत खराब कर सकते हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है। लोग कांपते हैं जब ये सोचते हैं, ये लोग कांप नहीं रहे। मुझे इनके ईमान के ऊपर बाज़ दफ़ा मैं डरता हूं कि यार क्या हम लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम लोग किसी एक प्रेशर में किसी एक चीज पे कर लेंगे। आ गई बात ये सीटों की। देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्शन नहीं हुआ। आज जो पता चल रहा है, नहीं इलेक्शन बिल्कुल हुआ था, इलेक्शन बिल्कुल हुआ था। इलेक्शन एक्ट अगर इलेक्शन पे ही होता है तो फिर इसका तो नून लीग के भी बिला मुकाबला नवाज शरीफ मुंतखब हो जाते हैं। मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख है पाकिस्तान में ऐसे। ये तो ये बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया जाए? वो लोग खुद कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब की अपनी बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, और उस लिहाज से आप इलेक्शंस कराना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, हम एक चीज को परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 100% हमने लिखा हुआ है, हम 80% अचीव कर रहे हैं, आप हमें शाबाशी दो। आप कह रहे हो नहीं तुमने 100% करना था इसलिए नहीं कर सके तो काट दिया। दूसरे बंदे ने 2 नंबरी किए, उसने 0% लिखा हुआ है मंशूर में और वो 0% अचीव कर रहा है। आप कह रहे हो देखा उसने जो लिखा हुआ है वो कर दिया। यू शुड एनकरेज पीपल कि वो अच्छा करके अच्छी तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप अच्छे लोगों को डिस्करेज करो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखा हुआ है। अरे भाई, किस किस्म के लोग हो आप लोग? ठीक सर, उनका एक और रिमार्क्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इलेक्शन जब होता है तो कोई भी पार्टी हारती है तो वो उसको कबूल नहीं करती, यही कहती है कि इसमें कुछ खराबियां हैं। 2018 की भी मिसाल दी, 24 की भी मिसाल दी, और इस हवाले से तो रिमार्क्स दे के यही लग रहा है कि फैसला कुछ भी आ सकता है। देखिए, उन्होंने सबसे मेरे लिहाज से, देखिए एक बात याद रखिए, एक हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम प्लान कर रहे हैं, एक अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है जो प्लान कर रहा है, और उसकी प्लानिंग हम सब की प्लानिंग से बड़ी है। मेरे लिहाज से काजी फायज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती ये कर दी कि बल्ला तो छीन लिया, उसको डिफेंड कर दिया। उन्होंने डिफेंड करके एक लेटर लिख दिया, ये लेटर उनके मत्थे लगेगा। अगर आप मुझसे पूछें, उनके ऊपर ये जो रेफरेंस दायर हुआ अभी और ये मकबूल साहब ने जो किया है, ये उनको ले डूबेगा। और ये क्यों ले डूबेगा? ये अल्लाह ताला का निजाम है। बाज दफा अल्लाह ताला मेरी नजर में आपको एक ऐसी जगह पे लाके बिठा देता है, वो आपको एक्सपोज कर देता है। तो क्या कह रहे हैं आपके काजी साहब एक्सपोज हो रहे हैं? ओह, अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, आप लोग सारे बैठे ना, वैसे आप लोग एक्सटेंशन लेंगे वो? उस वक्त तक नौबत ही नहीं जाएगी। अच्छा, उससे पहले उससे ये अभी रेफरेंस आ जाएगा। और ये अभी देखें, अभी ये रेफरेंस आएगा ना, इसमें काजी फायज ईसा साहब चूंकि उनके खिलाफ है वो नहीं जा सकते। सेनेटर साहब, तारीख को मद्देनजर रखते हुए आप ये बात कह रहे हैं? मैं समझता हूँ काजी साहब के साथ भी बड़ा गलत हुआ आपके दौर में। देखिए, उनको भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। अच्छा, लेट्स पुट लाइक दिस। देखिए, मैं काजी फायज ईसा साहब की जगह होता ना और मेरे ऊपर रेफरेंस आया होता कि यार हुमायूं तुम्हारी बीवी के ये असासे, ठीक है ना, मैं उसे कहता निकालो अपने असासे, बताओ इनको कहाँ से कमाए हैं। मैं टेक्निकलिटीज के पीछे क्यों छुपता? मैं बताता कि ये असासे हैं, यहां से मैंने कमाए, ये कमाए, कर लो जो करना है। मैं डंके की चोट कहता। लेकिन जब आप इन चीजों को छुपाना शुरू कर देते हो तो शैतान तो वैसे भी होता है, दिलों में वसवसे डाल देता है कि यार कहीं कोई और मसला तो नहीं था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे जब आप ऐसी पोजीशन पे हो जैसे बाजवा साहब थे, भाई आप आके बता दो कि ये 6 अरब रुपए कहां से आए हैं आपके पास अचानक 3 सालों में। आप आके कंफर्म करो कि ये
वो कहते हैं ना, आप जो बुल है ना उसको हॉर्न से पकड़ के, अगर आप में इतनी ताकत है, और ये ताकत सिर्फ सच की ताकत होती है, जो इमरान खान में उसने बुल को हॉर्न से पकड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे मौलाना के साथ मामलात आप लोगों के कहाँ तक पहुंचे हैं? क्योंकि मौलाना की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के अंदर खुद ही यकसुई नहीं है, कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया जाता टीम का हमसे डील करने के लिए। अचकज़ई वाला मामला भी हमने देखा, वो हमें कोई डेवलपमेंट नहीं आई ना हमारे साथ। देखिए, वो मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। ठीक, मतलब जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, फिर उसके बाद आप चली जाती हैं, कहते नहीं हुमायूं ने गलत किया था, मैं ही सही हूँ, फिर ये चले जाएंगे, कहेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए, कोई क्लियर लाइन डिफाइन नहीं है। अब वो कर दिए ना, ambiguities अब उस एम्बिग्विटी, देखिए हम लोग क्या कर लें, थोड़ी सी हम ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन लोगों ने 5 मेंबर कमेटी बना दी है। मेरे लिहाज से ये 5 मेंबर कमेटी अच्छी है, काश इसके अंदर 1-2 ऐसे नाम डल चुके होते मेरी नज़र में, कि अगर जो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले या जिन्होंने थोड़ा सा वो अपनी कंप्लेन का इजहार किया, फलाना किया, अगर वो आ जाते तो ये ज़रा बैलेंस्ड हो जाती, ठीक है, वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, आपको ज़रा बैलेंस लेकर चलना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें, पीटीआई से ज्यादा मौलाना को पीटीआई की जरूरत है इस वक्त। अच्छा, देखिए, आप इलेक्शंस देखें, पिछले 10 सालों में मौलाना अपनी सीटें या अपना वो जो उनका मकाम था केपी में खास तौर पे, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो उन्होंने लूज किए इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। तो इसका मतलब है स्ट्रीट पावर तो है उनके पास। स्ट्रीट पावर इज अ डिफरेंट थिंग जी। स्ट्रीट पावर मे नॉट ट्रांसलेट इनटू इलेक्शंस, ठीक है ना। तो उन्होंने वो किए, जो उनके वोटर्स थे वो जरा पीछे हटे होंगे, जरा कम हुए होंगे। इज दिस व्हाई वो भी रिजर्व सीट्स वाले मामले पे इलेक्शन कमीशन वाली साइड पे गए? नहीं, मैं समझता हूँ, ये देखिए, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा हुआ है कि जी हम तो अपने वर्कर्स को या अपने जहाँ पे बेनिफिट आ रहा है उसको कर रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ ये गलत प्रिंसिपल है कि अगर मुझे कहीं बेनिफिट मिल रहा है तो मैं वो बेनिफिट ले लूँ, ये सोचे समझे बगैर कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ। मतलब हम प्रिंसिपल की सियासत को छोड़ के हम अपने बेनिफिट की सियासत कर रहे हैं। इस चीज ने सियासत को बदनाम किया है, और इतना बदनाम कर दिया कि जब कोई झूठ बोलता है कहते हो यार तुम सियासत कर रहे हो। सियासत इबादत है। अच्छा सर, आपने बेनिफिट्स का नाम लिया, तो बजट भी आ चुका है, और बजट में क्या बेनिफिट्स देख रहे हैं? कुछ सैलरी के ऊपर भी कुछ कैप्स लगे हैं, टैक्सेस लगे हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस ले रहा है, तो इस बजट का क्या बनेगा? कल ही आपको पता है पेट्रोलियम की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हुई हैं। देखिए, अगेन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा रुस्वा करना है। मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, रुस्वा इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो वो करना है। पीपल्स पार्टी ने ऑन फ्लोर कहा हुआ है, उनके लीडर्स ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, लेकिन उन्हीं के और फिर उन्होंने अवाम दुश्मन बजट को पास करवाया है। तो मेरा सवाल उठता है और अवाम के लिए उठता है कि जो अवाम दुश्मन काम करता है या करवाने के लिए उसकी मदद करता है, क्या वो अवाम का दोस्त हो सकता है? अगर ये दोनों पार्टी अवाम दोस्त होती तो 1980 में जब पाकिस्तान चाइना और इंडिया और बांग्लादेश और क्या कह सकते हैं सिंगापुर वगैरह, जब इनसे ज्यादा मालदार था, तो 2018 में या 17 में पाकिस्तान इनसे गरीब कैसे हो गया? 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम थी। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आप हिस्ट्री निकालें, आप छोड़ दे के केसेस है या नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल दे इन लोगों में से एक एक बंदे की। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनमें से एक एक बंदे की उस वक्त की वर्थ निकालें और आज की वर्थ निकालें। पाकिस्तान नीचे चला गया, इन लोगों की वर्थ ऊपर चली गई है। इन लोगों की जो किस्मत है या इन लोगों की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता चलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ये लोग नीचे जाएंगे, अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो ये लोग तरक्की करेंगे। अच्छा, तो इन लोगों ने, दूसरे लफ्जों में मेरी नजर में, आई एम सॉरी टू से द हार्ड वर्ड्स, लेकिन मेरी नजर में ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान को जोंक की तरह चिमट के पाकिस्तान का खून चूस चूस के अपने अपने बच्चों को दिया। मेरा सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पे नॉन फाइलर्स पे रोना रो रहे हैं,
एक बच्चा है, नॉन फाइलर है, अभी बालिग भी नहीं हो, वो अरबपति कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। अरबपति कैसे हुए? वो अरबपति इसलिए हुए कि ये मेरा आपका इन सब का पैसा है जो क्या। अब उसको प्रूफ करना है, आपने अमेंडमेंट्स बना दिए हैं, उसमें आपने नैब अमेंडमेंट्स में ये ले आए हैं कि अगर मैं आपके थ्रू, मैं पॉलिटिशियन हूं, आप एक सिविलियन हैं, आप बीच में नहीं आ सकती। आप अब नैब आपको नहीं पूछ सकता। इन अदर वर्ड्स फ्रंट मैन को हटा दिया है। फिर उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट है, और ये बड़ी खास अमेंडमेंट है कि अगर मैं 100 बंदों से कम लोगों के साथ धोखा करता हूं, मुझे नैब नहीं पकड़ सकती। मैं 99 लोगों के साथ धोखा कर लूं, नैब मुझे नहीं पकड़ेगी। अच्छा, इसमें बास खास लोग हैं जिन्होंने 100 से कम लोगों के साथ 96 या 95 वालों के साथ बेईमानी की है, वो बीच में से निकल गए। कहते नहीं, और भी ये अभी भी हमने हटाया नहीं है, एफआईए को दे दिया, तो एफआईए आपके तो अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर है। फिर इन्होंने ये कर दिया कि इसको रिट्रोस्पेक्टिवली 1985 से, जब से ये लोग आए हैं उस वक्त से लागू करो। क्यों? उस वक्त से तो मैंने गलत काम शुरू किया था। पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ कब आए थे? 1984 में आए थे। उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त से लागू करो ताकि मेरे सारे केसेस 1985 के बाद ना लगे, या जरदारी साहब के सारे केसेस उसके बाद ये ना तो लगे। हमेशा से होता ही आ रहा है। तो यही सारी चीजें हो रही है ना। उसके बाद फिर एक और चीज है, वो कहते हैं कि जो गलत डिसीजंस के, गलत नियत के लिहाज से डिसीजंस किए गए, दूसरे लफ्जों में मैं किक बैक्स लेता हूं तो मैं गलत डिसीजन लूंगा। आपने उन डिसीजंस में पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं लेना। और मिसाल है, आईपीपीएस का डिसीजन है, 1990s में पीपल्स पार्टी वालों ने लिया, 2000s में 2003-4 में की हुकूमत ने लिया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ वगैरह ने लिया। ये वो चीज है जिसने आज पाकिस्तान को 2.5 से 3 खरब रुपए सालाना गर्दिशी कर्जा दे रहा है। ठीक। सर थोड़ा अच्छा सा सर, आप लोग 1-2 रोज में मुलाकात करेंगे मौलाना से? हमारे पास टाइम कम है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आप लोग करेंगे, मुलाकात क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं उमर करेंगे। अयूब के मामले पे क्या कोई पोजीशन है? क्योंकि पार्टी ने तो सुना है कि उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, जो पार्टी पोजीशन से देखिए, उन्होंने लेट्स पुट इस्तीफा लाइक दिस, मेरे लिहाज से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है और अगर इमरान खान ने वो इस्तीफा मंजूर किया है, तो मेरी नज़र में इमरान, मतलब एट द एंड ऑफ द, हाँ, आप इमरान खान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने जो रिक्वेस्ट वो किया उसको रिवर्स कर दो। वो रिवर्स करता है, आपकी नहीं कोर करता। कमेटी बेस पे बात हुई भी है ना? हाँ, हुई है, कोर हुई कमेटी है, में? हुई है। मैं हिस्सा नहीं हूँ कोर कमेटी का, लेकिन टीवी वगैरह में सारा सुना है कि इस पे डिस्कशन ठीक हो गया। टीवी अच्छा, वगैरह पे सुना, ये दोस्तों से नहीं सुना। भी बताइएगा कि नहीं। अच्छा। इमरान खान शीरी मज़ारी, मलाइका बुखारी और मुसर्रत चीमा के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ही हैज सेड कि अगर जब बाहर आके रिहाई के बाद, जैसे आप बता रहे हैं ना कि इनको वापस पार्टी में लाया जाएगा, ही हैज देखिए, सिंपल सी बात है, देखिए डेफिनेटली उनका है, और आपने देखा है कि किस तरीके से शीरीन मज़ारी के साथ क्या हुआ बाकी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इमरान खान, अब मैं बता देता हूँ ना, इसमें वो फवाद चौधरी और बाकी सारे भी आ जाएंगे। जब इमरान खान का इन 3 औरतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि यार इनके साथ ज्यादती हुई है, और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑन एयर बता नहीं सकते कि कितना जुल्म हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जब हम बाहर आ जाएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जब इन लोगों का बाहर आके डिसाइड कर लेंगे तो सबका बाहर आके डिसाइड अच्छा, आप होगा। लोगों की मौजूदा क़यादत अभी इमरान खान की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सब काम करती है? मेरे देखिए, इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक लॉ बनाते हैं, ठीक। लॉ आपको बात चीजें डिफाइन कर देता है, कुछ चीजें रह जाती है, वो रूल्स के अंदर आ जाती हैं। फिर रूल्स के अंदर, लेकिन रूल्स लॉ के अगेंस्ट नहीं चल सकता। फिर रूल्स को फर्दर प्रैक्टिकल काम में लाने के लिए रेगुलेशंस बनते हैं, लेकिन रेगुलेशन मतलब रूल्स के हर अंदर फैसला होती जो भी होता है। है हर हसन फैसला अल्फाज होता है में वो इमरान उस खान के रोशनी के मुताबिक लिहाज ही से होता है? उस रोशनी के लिहाज से होता है जो इमरान रोशनी, खान देता जो है। रोशनी अडियाला ठीक हो जैसे गया, आती है जो सर। मतलब देखे ना, अभी Thank you आपके very much. अब यहाँ पे ये सारी आर्टिफिशियल रोशनी है। ठीक है। अगर इस जगह पे जरा स्काईलाइट होती हाँ, तो वो उसी से आएगी। स्काईलाइट रोशनी सेनेटर से साहब, सिर्फ एक thank you जवाब very much चाहिए, for joining us. सिर्फ नहीं, एक जवाब जी, चाहिए। ले जुडिशरी लीजिए। के बगैर इमरान खान बाहर आ सकता, सॉरी, सिर्फ जुडिशरी की बेसिस पर, मुज़ाकरात के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, सिर्फ जुडिशरी एक्चुअली की वजह से आप लोग जुडिशरी डिफेंड- के साथ ही आना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल ठीक होना हो गया। चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को अपने आप को ठीक करना है। ठीक हो है, गया तो सेनेटर आप साहब, लोग- थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक हो गया, जॉइनिंग बहुत अस। शुक्रिया जी, हमारे पास वक्त खवातीन खत्म हो हज़रात, चुका है। यहाँ जल्दी पर से एक वक्त break बचाता चाहिए। है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और अब पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का 5 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। और हम जो अच्छी खबरों की बात करते थे, अच्छी खबरें कम अज़ कम आजकल पाकिस्तान में नहीं आ रही। और पेट्रोलियम जो डीलर्स एसोसिएशन है उसने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उस पर 0.5% की जो एडवांस टर्न और ओवर टैक्स लगा था उसके हवाले से अब मुल्क एहतजाज का ऐलान किया है। और 5 जुलाई को ये एहतजाज मुल्क के पूरे मुल्क में खैबर से लेके कराची तक आपको ये देखने को मिलेगा। और पेट्रोलियम मसनूआत जो जिसने भी यूज़ करनी है, मेरा ख्याल है उसको थर्सडे को अपने टैंक फुल करवा लेने चाहिए। करवा लेने चाहिए। एक बार फिर से वो लाइंस वाला दौर याद आ चुका है मुझे, जहाँ पे लाइंस लग जाती थी पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल के लिए। एनी हाउ, पेट्रोल पंप के जो कारोबार है इस पर इस टैक्स के असरात के बारे में तशवीश है। अब्दुल समी खान जो हेड हैं, आप कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि फाइनेंस बिल की ये शेक ख़त्म करके इस मसले को हल करने की दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर ख़जाना। एडवांस टर्न ओवर टैक्स का फैसला वापस लें। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। अब्दुल समी खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। समी साहब बताइएगा, आप लोग क्या डिमांड करने जा रहे हैं गवर्नमेंट से, जो आप लोग अभी स्ट्राइक पे जा रहे हैं उसके बाद? देखिए, हम तो चक्कर में थे कि हमारे अखराजात इतने बढ़ गए हैं, बिजली दुनिया, हमारा कमीशन बढ़े। गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये ज्यादती की 1.5 वो लगा दिया है। अब उसके लगाने के बाद वो कहते हैं आपको रिफंड हो जाएगा। अरे रिफंड तो होगा, वो भी उसकी भी उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारा कैपिटल, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम ऑर्डर देते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं बचेगा। हमें तो फौरन अगर एडजस्ट कर देते तो चलो ठीक है, या हमारे कीमतें बढ़ा दें। हमारे जितना इन्होंने टैक्स ले रहे उतना हमारे कीमत अनाउंस करने की कीमत बढ़ गई है। ये इनको कोई पता नहीं है यार, जो सब ये चाय कर रहे हैं। समी साहब, हमने ये देखा है कि हर बजट के बाद या हर कोई रिफॉर्म्स के बाद ये प्रॉब्लम होता है, तो इसकी क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करती? नहीं, देखिए, हर बजट ये पूरी उम्र में पहली दफा हुआ है जो हुआ है हर बजट से। लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, कोई ना कोई हड़ताल जरूर आ जाती है। हमारे पेट्रोलियम से कोई नहीं, हमारे तो हर 15 दिन में एक अनाउंसमेंट होता है बजट से, उसका ताल्लुक नहीं होता। अभी तो नया तमाशा शुरू कर दिया उन्होंने। समी साहब, आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो ये हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं, जो ऐलान किया है, इसके बाद आवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? आई नो कि आप लोगों की जो रिजर्वेशंस हैं, देखिए, देखिए, हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है, मगर हम क्या करेंगे? जब हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कौन सा रास्ता है? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसका हल समी साहब, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हमें आवाम से हमदर्दी है। कोई हमदर्दी नहीं है। दुनिया भर के टैक्स लगा दिए आवाम पे, कौन सा शोभा छोड़ा है इन्होंने? हमदर्दी कहते हैं कि दिन भर कभी गैस की कभी बिजली की बढ़ा रहे हैं, कभी कोई प्राइस। आपको क्या बताऊं, मैं आवाम का आदमी हूं। दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ गई, जो गरीब आवाम की उनकी दवाएं नहीं मिल रही, और स्मगल हो रही है दवाएं, और वो मजबूरन वो ले रहा है और दुगनी कीमत से ले रहा है। ये मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, मगर ये कुछ नहीं कर रहे। ये मालूम नहीं क्या हो गया है इनको, और ये इस तरीके से मुल्क चलाते रहे। मगर हमने तो अपनी उम्र में ऐसे गवर्नमेंट नहीं देखी। अब खुद भी मिनिस्टर रहे, अब सारे इम्तियाज भी है, क्या क्या रहे, हमने ये चीजें नहीं देखी। अच्छा समी साहब, आपने क्योंकि अब 5 जुलाई को कॉल भी दे दी है, तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई आपकी रिजर्वेशन को दूर करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई हो कि मुज़ाकरात किए गए हों? इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, मेरे साथी भी आ गए पख्तूनख्वा से और दूसरी जगह से। अब कोशिश करेंगे उनसे मिले हम। मतलब कि गवर्नमेंट अभी खुद नहीं मिल रही, आप ही कोशिश करेंगे? जी, गवर्नमेंट नहीं, उनको परवाह नहीं है, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि अवाम को तकलीफ हो, पेट्रोल नहीं मिले, इधर भागे उधर भागे, कौन चाहेगा यार? मगर हम पहले अपना पेट तो भरें, हमें तो पंप की इजाजत, वरना मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं किया तो बहुत से 50% तो पाकिस्तान के पंप चली नहीं सकते। अच्छा। और इसमें ऑयल कंपनियों को भी
हमारा पूरा साथ देना चाहिए। वो गर्मी एक तो ऐसा है कि वो PSO है, वो तो डरी भी है, वो तो बोल नहीं सकती, गवर्नमेंट की है, दूसरी कंपनियों को भी दबाते हैं। इस तरीके से तो साहब ये मुल्क चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। हर गवर्नमेंट देखिए मैंने। अच्छा तो समीर साहब, ये इससे- बताइए कि अगर 5 जुलाई को बिलफर्ज आपके हड़ताल भी हो जाती है, मुतालबात पे कोई अमल दरामद नहीं होता, तो फिर क्या इस एहतजाज का जो दायरा कार है उसको पूरे पाकिस्तान में आप और वसी कर सकते हैं? नहीं, कोशिश तो ये करेंगे हम आगे बढ़ा दें, मगर ये मुझे सबसे मशवरा करना पड़ेगा, मैं अकेला तो फैसला नहीं कर सकता। लेकिन इसमें तो फिर आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो क्या करें, गवर्नमेंट नहीं, एक आध दिन करके आप हमें- तो प्रेसिडेंट दे सकती है आवाम की हमदर्दी में। 2 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने हमसे कांटेक्ट तक नहीं किया। तो समीर साहब, इसके तो फिर बहुत सारे असरात पेट्रोल पंप मालिकान पे भी पड़ेंगे। देखिए हर एक परेशान है, मेरी समझ नहीं आ रहा। कंपनियां भी तो इसके सामने आए, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी नहीं आ रहे, डरी हुई है। ये इस मुल्क का ये है कि कोई बोले नहीं वरना उसको सख्ती हो जाएगी। अरे सच बोले, जो तकलीफ है वो बोले, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये जो तभी चाहे करते रहेंगे, तो कर रहे हैं। सही। अच्छा समीर साहब, एक बार फिर से अगर आप अपनी जो आप लोगों की डिमांड्स होंगी बहुत प्रिसाइसली अगर कुछ अल्फाज में आप हमें एक्सप्लेन कर सकें कि आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे जब, या जो आपकी जो हड़ताल का मकसद होगा वो डिमांड्स ये होंगे आसान अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए बात ये है, इन्हें 0.5 जो लगाया है जी हाँ, वो विड्रॉ करें, हम्म हमारा मसला हल हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ ये 0.5 अपना- जो टैक्स लगे उसी का मसला है, इसके अलावा कोई मसले मसाइल ज्यादा नहीं है। और तो है इस वक्त तो मेन यही है, और भी मसले हैं मगर इस वक्त हम और चीजों को नहीं छेड़ रहे हैं। इनका एक गजेट आ जाए तो मसला हल हो गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू समीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सदर हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के, और उनके मुताबिक उनके जो मुतालबात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो गवर्नमेंट दूर करे। और निमरा कोई ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं कर रहे, सिर्फ 0.5% जो टैक्स लगा है उसकी छूट के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर वो ना हुआ तो फिर जिस तरह मैंने सवाल किया था उनसे, तो ये जो दायरा कार है ये और भी वसी हो सकता है, और ये 5 जुलाई से आगे भी बढ़ सकता है, और जिसमें यकीनी तौर पर आवाम को परेशानी होगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबडी। पिछले साल अक्टूबर से जारी जो गजा की इस वक्त सूरत हाल है उसमें इसराइली हमलों के खिलाफ मुसलमान ममालिक ने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमारे पैलेस्टीनियन मुस्लिम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की। लेकिन एक जो चीज़ हमारे सामने आई वो बॉयकॉट कैंपेन थी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में गैर मुल्की कंपनी जो इसराइली कंपनीज हैं उनकी मसनूआत की, उनको प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट किया। ये ऐलान सामने आया, फिर इस पे अमल दरामद भी सामने आया, और वो वाली कंपनीज जिनके मालिकान यहूदी हैं और वो गैर कानूनी सिहोनी रियासत को फंडिंग फराहम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वॉट एवर इट मे बी। लेकिन इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की जो समाजी मुहिम है, इसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन मारूफ ब्रांड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ हमने मजीद इस पे ये टॉपिक पे कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा और इनका हमारी मईशत पे भी क्या फ़र्क पड़ा है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, आपके मशरूबात के बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा, और फिर दुनिया भर के जो मुख्तलिफ मुल्कों में कई बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को इसराइल से ताल्लुक़ की बुनियाद पर बाइकआउट की मुहिम का निशाना बनाएगा। मुस्लिम ममालिक की बाइकआउट से तंग अमरीकी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स ने इसराइली कंपनी से अपनी तमाम फ्रेंचाइज खरीदने का फैसला कर लिया, जिसका मुआहिदा भी अप्रैल में तय पाएगा। बिल्कुल तय पा गया था। और मिस्र और शुमाली अफ्रीका में डोमिनोज और स्टारबक्स की मुताबिक दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे लाखों का माली नुकसान हुआ। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, अमारात, बहरीन और टर्की के फ्रेंचाइज ने इसराइल के फ्री फूड की जो कैंपेन है उसको नामंजूर कर दिया और गजा के लिए $3 मिलियन की मदद का वादा किया था।
उसके बाद जी इसराइली प्रोडक्ट्स बॉयकॉट के दौरान एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें अरब ममालिक के इसराइल के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा भी देखने में आया। और उसके बाद क्या आदाद हसनैन, शुमार आपके के पास क्या मुताबिक रिपोर्ट? मई 2023 में मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को होने वाली बरामदात का हुजम $238 मिलियन से जायद था, जो कि मई 2024 में $242 मिलियन रहा। इसराइल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेट स्टेट्स के मुताबिक उर्दन से इसराइल को होने वाली बरामदात में भी इजाफा हुआ और इन बरामदात का हुजम मई 2023 में $32.3 मिलियन से बढ़कर मई 2024 में $35.7 मिलियन रहा। बिल्कुल जी। और इसराइली आदाद-ओ-शुमार जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक मिस्र, उर्दन और यूएई की अगर बात की जाए तो इनके बरक्स टर्की से इसराइल को होने वाली बरामदात निस्फ से भी कम हो गई हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मई 2023 में टर्की से इसराइल को होने वाली बरामदात का वॉल्यूम जो है, जो उसका हजम है, वो $376.6 मिलियन था, जो कि मई 2024 में $116.8 मिलियन रहा। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में कौन से इसराइली प्रोडक्ट्स है जिनको बॉयकॉट किया गया? 7 अक्टूबर से ये जो सिलसिला जारी है, जारियत का इसराइली, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद इलाकों में और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे जो है लोगों के, बल्कि मेजॉरिटी चंक जो हमारा है वो इसराइली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करता नजर आया। और ये मुहिम इस वक्त भी जारी है और कई मशहूर और मकबूल ब्रांड्स इसकी जद में आए हैं। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम के मुताबिक 18 से ज़ायद अशिया की फरोख्त में 50% तक कमी हुई है। इन कंपनियों को खाम माल फराहम करने वाले इदारों की सप्लाई में भी 50% तक कमी आई है। जी हाँ, पाकिस्तान में बाइकआउट पर प्रोडक्ट्स की जद में आने वाली जो अशिया हैं, इसमें फास्ट फूड है, मैकडोनल्ड्स है, KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, बर्गर किंग का बाइकआउट किया गया। और फिर ठंडे मशरूबात की अगर बात की जाए तो उसमें कोका कोला है, 7 अप है, पेप्सी, फंटा और स्प्राइट का बाइकआउट किया गया। फिर अगर कॉस्मेटिक्स की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लोरियल है, इसमें जो ब्रांड्स हैं उनका बाइकआउट किया गया। और टूथपेस्ट में सेंसोडाइन और कोलगेट का बाइकआउट किया गया। बिल्कुल जी, ये कुछ रिपोर्ट थी, कुछ रिसर्च थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस पर बात करने के लिए पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जलाल अल-फराह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये बॉयकॉट मुहिम जो है ये कितना फायदेमंद साबित हो रही है गजा के लिए। जलाल, अस्सलाम वालेकुम। जलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जलाल, बताइएगा ये जो बॉयकॉट मुहिम है इसकी वजह से जो फायदे, ऑब्वियसली इसकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई है उनको कोई फायदा पहुंच सके, हुआ ऐसा मुमकिन? सबसे पहली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, ये जो बाइकआउट का जो मुहिम है ये खुशआइन बात है, अच्छी बात है। अगर कोई अपनी फीलिंग्स इजहार कर रहा है, अपने यकजहती का, हमदर्दी का इजहार कर रहा है फ़लस्तीनी गज़ा पे, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कितना इफेक्टेड है इसराइल के ऊपर है, इसको देखना है। सबसे मेन चीज़ यही देखना है कि एक चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो वो इसराइल पर कितना इफेक्टेड है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे बहैसियत एक फ़लस्तीनी गज़ा का हूँ तो मैं आपको कहूँगा ज़ीरो, कोई इफेक्ट नहीं है इसराइल के ऊपर बॉयकॉट है। मैं आप शायद आप ये बात सुन के हैरान होंगे, आपके नाज़रीन भी हैरान होंगे कि कैसे। बिल्कुल होगा, क्योंकि एक हमारी अरबी में कहावत है, अगर समंदर से एक दूध पानी निकाल दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल का इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप इनको बाइकआउट करेंगे तो इनका सारा इकोनॉमी टूट जाएगी, ख़त्म, माईशत ख़राब हो जाएगी। ये आमसर जैसे ये पाकिस्तान नहीं है या कोई और ऐसा एशिया का गरीब मुल्क नहीं है। जिस मुल्क के बीच अमेरिका है, बरतानिया है, मेरे ख्याल में इनमें इनको बाइकआउट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाइकआउट करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दवाइयाँ नहीं पहुँचा सकते, आप जंग बंद नहीं कर सकते, आप फ़लस्तीनियों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर आप इसराइल के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, आप वहाँ तक इमदाद पहुँचा नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो चले कम से कम ये समझ लें कि आपका बॉयकॉट भी एक अच्छा इकदाम है। ये मतलब जिस तरह आप बात करें जलाल, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक अलामती एहतजाज ही बनता जा रहा है, क्योंकि इससे इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम इसराइल को आज से नहीं जानते, हम सालों साल से जानते हैं। इसराइल को बॉयकॉट से कुछ नहीं होता है जनाब मोहतरम, ना बॉयकॉट से कुछ होना है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के करार में। आप शायद आप सोचेंगे कि मैं दूसरी टॉपिक पे चला गया, ताकि मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूँ आपके सामने और आपके नाज़रीन के सामने। देखिए, बाइकआउट से इसराइल को फ़र्क नहीं पड़ता, इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसराइल को इंटरनेशनल आईसीजे से फर्क नहीं पड़ा था जलाल वहां पे, ये बात तो बिल्कुल आपकी वाजे है। जी मैंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फर्क नहीं पड़ा था, फिर तो पीछे कुछ भी नहीं रहता ना। अब दूसरी बात, अच्छा एक और बात है, क्या ये जो बाइकआउट की वजह से क्या इसराइल के हथियार असलहा में कोई कमी आई है? देखिए हम बिला वजह अपना आपको मुतमईन कर दें कि जी बस हमने बहुत बड़ा जो है हमारे अपने भाई गज्जा के फलस्तीनी आवाम के साथ दिया, हमने पेप्सी को बाइकआउट किया, हमने केएफसी को बाइकआउट किया, मैकडॉनल्ड्स को, बस अपना दिल को मुतमईन करना है और ये बात है। बाकी अच्छा, अगर ये भी जलाल बता दें हमारी नाजरीन को कि क्योंकि आप वहाँ की डायनामिक्स जानते हैं कि इजराइल को किससे फ़र्क पड़ेगा, क्या वो चीज़ है जो इजराइल को फ़र्क डाल सकती है कि वो जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं उन पे जो वो जुल्म कर रहे हैं वो करना बंद कर दें? पावर इसराइल ने, देखिए आपके सामने, दुनिया के सामने इसराइल के साथ हर पर इस्तेमाल किया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा का फारम इस्तेमाल किया गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हाथ पर इस्तेमाल किया गया है, बाइकआउट का इस्तेमाल किया गया है, OIC की करारदाद इस्तेमाल किया गया है, मुजम्मत भी, क्या कोई फायदा हुआ? एहतजाज इतने हुए, तो एहतजाज भी हर मुल्क में एहतजाज हो रहा है, सिवाय पाकिस्तान में एहतजाज नहीं है, बाकी सारा दुनिया में है। मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है, गाय बगाए हो रहा है हमारा, तो ये सर, भी तो काफी अरसे तक बंद रहा। सर मैं एक गुजारिश करना जी, चाहता हूँ, मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं 24 घंटा पाकिस्तान की हर खबर, हर कोने पे मेरा नजर है। कौन सा एहतजाज है सर, आप मुझे बताएं तो मैं जाके देख लूँ। अभी कोई एहतजाज नहीं है सर, ये वो पाकिस्तान है ना सर। डी चौक में तो काफी अरसा बंद भी रहा था। डी चौक बंद रहा था, लेकिन मतलब उन कहने का हमारा उनका मतलब मकसद गवर्नमेंट ये लेवल पे नहीं है, कि आवाम जिस के लेवल पे सतह है। पे होना चाहिए एहतजाज वो नहीं है, वो तो डी चौक पे 10 लोग खड़े हैं, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा सर, डी चौक पे कितने लोग हैं? 200, 400, 500 होंगे, 1000, वो भी डंडे खा रहे बेचारे। एग्जैक्टली जलाल, वी गॉट योर पॉइंट। जलाल ये भी बताएं कि जो इमदाद के हवाले से ना मुख्तलिफ कैंपेन्स रन की जाती हैं, हमारी हुकूमती सतह पर भी, पाकिस्तान में भी इमदाद की कई खेपें जा चुकी हैं अभी तक, उसमें हमारे सामने जो खबरें आती हैं वो करप्शन की होती हैं कि वो जाके उन फलस्तीनियों को पहुंचती ही नहीं है, उसमें भी करप्शन हो जाती है। उसके हवाले से आपके पास कुछ खबरें हैं? मोहतरमा, मैं अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक चीज है जो आपके आवाम को भी दिखा दूं। अभी मैं मिस्र से आया हूँ। जरूर जलाल, दिखाइएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं अभी मिस्र से आया हूँ। मैं मिस्र में तकरीबन लगभग कोई पूरा महीना रहा मिस्र में, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप पाकिस्तान में? मिस्र में रफा बॉर्डर पे तकरीबन लगभग 25 दिन रहा हूँ। ठीक। और मुझे तमाम चीजों का, ये देखिए, ये मिस्र का वीजा है, ठीक है, ये एंट्री भी मेरी है, ठीक है। मैं अभी 1 महीना रह के आया हूँ, रफा के बॉर्डर के पास है। इमदाद के बारे में आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब आपको दूंगा, आपके नाज़रीन को भी। पाकिस्तान से कोई इमदाद नहीं जा रहा है और ना कोई इमदाद जा सकता है। कंटेनर्स गज़ा के अंदर जा नहीं सकते और ना कोई इमदाद जा रहा है। अच्छा। अगर इमदाद जा रहा होता है आप मुझे बताइएगा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या गज़ा के अवाम की तादाद है कितने? हम तो है 22 लाख है, जबकि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों को तो आप छोड़ दे, अरबों रुपया गज़ा के अवाम के नाम पर जमा किया गया है और गज़ा के अवाम अभी भूख से मरे हैं। सर एक ये आप देख ले, आज मैं दोरा सहावत का दूसरा अंदाज दिखाना चाह रहा हूँ आपको जी। ये मोबाइल तो ठीक है सर, आप बहुत बिजी सर। 3 4 ठीक है सर। 5 पूरा कोना गज़ा के हर कोने में हर लम्हा पे मैं अपडेट्स हूँ। पाकिस्तान से कोई इमदाद नहीं जा रहा है। मेरे बहन भाई, मेरे अवाम भूख से मरे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे दूध न होने की वजह से मरे हैं, शहीद हुए। लोग घास खाना भी मजबूर हुए, पानी की समंदर भी पीना भी मजबूर हुए। किधर ये अरबों रुपया गया है जो पाकिस्तान में जमा हुआ। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, मैं जिक्र करूँगा। एक यहाँ पर एक फाउंडेशन है जो मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ, इन्होंने कुछ न कुछ तो किया है। वो फाउंडेशन का नाम है इधी फाउंडेशन है। इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने इधी फाउंडेशन ने जब देखा है कि इमदाद फ़लस्तीन नहीं जा सकता,
गज़ा नहीं जा सकता, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स है तकरीबन 70 के करीब है, इनका माहाना का अखराजात का ज़िम्मा लिया है। वो तकरीबन अभी 3-4 महीना हो गए, वो इनको ये तकरीबन 61 फ़लस्तीनी है यहाँ पे जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, जिनके घर वाले गज़ा में जो बेचारे इस वक्त यहाँ पे बेयार और मददगार हो गए थे। तो इदही फाउंडेशन फैसल साहब ने इनके अखराजात ईदी फाउंडेशन उठाए। जलाल, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, फ़लस्तीन की हाल इस वक्त, इस पे हमने डिटेल में डिस्कशन की। ऑब्वियसली आपने सुना, ईदी फाउंडेशन इज़ द ओनली फाउंडेशन जिसने कुछ काम किया, और वो ये काम किया कि पाकिस्तान में जो तालिब इल्म फ़लस्तीनी तालिब इल्म है उनके अखराजात उठाएँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायत, बल्कि अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक अरबों रुपए सवालिया कहाँ निशान जा रहे हैं, ये सवालिया निशान है, और शिकायत हमारी बहुत सारी हैं। खैर, वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का, देखते रहें सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी। T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मरहला था, उसी में ही हमारी शानदार क्रिकेट टीम इवेंट से आउट हो चुकी थी, और हमारी ये आउट होने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अमेरिका से वतन वापस पहुंचे अभी काफ़ी सारे दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में उनका वो हनीमून पीरियड चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, उसको बेहतर और अच्छा बनाने के लिए अभी तक उसके बाद हमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई ये अभी जान लेते हैं, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई फिलहाल तक कोई इजलास नहीं बुलाया जा सका है, और ना ही बाबर आजम और पीसीबी की कोई मुलाकात हुई। और उसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें, बात करें तो चीफ सेलेक्टर की या फिर सिलेक्शन कमेटी या फिर विमेन क्रिकेट की हर जगह पर पंजाब पर नवाजिशात की जाती हैं। हसनैन, ये बाकी सूबे हमारे नहीं हैं? नहीं, मुझे यही लगता है कि ये पंजाब क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। और जिस तरह की पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, इसको रिप्लेस कर देते हैं भाई होती है। और इसी हवाले से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपने इनको पूरी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में हमारे साथ देखा है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन थी, इनकी शिरकत की वजह से एबीएन न्यूज़ पर जनाब शोएब जट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। शोएब भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सवाल तो यही है कि कब कोई चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर मामलात को दबाने की कोशिश की जा रही है? वालेकुम अस्सलाम। एक तरफ कोहली छाए हुए हैं और एक तरफ जो है ना हसनैन लियाकत छाए हुए हैं कि अब माशाल्लाह मॉर्निंग शो में भी अपनी इनिंग्स का आगाज किया। आपको मुबारकबाद दूंगा, निमरा तो अच्छा काम करेंगे। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में मामला यही है, डंग टपाओ पॉलिसी है, वक्त गुजारो, और इस वक्त गुजारने का मतलब यही है कि किसी तरीके से प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाए। और देखें कि इसी सिलसिले में एक भोंडी कोशिश भी की गई। भाई, एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो आगे क्या करेगा? वो क्या नरगिस की जगह जाके जो है वो डांस करेगा? उसने वही तो करना है भाई, जो उसने करना है उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। और फिर उसमें भी वो मैं कह रहा हूँ ना कि भोंडे अंदाज में आप कोई काम करें तो फिर आपका तमस्खुर उठता है। फिर वो देखें ना, पेट को लेके कितनी बातें हो रही हैं, फिटनेस को लेके कितनी बातें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। और आपने जिस तरीके से पहले ही बता दिया कि बहुत सारे लोग अब तो जो मुसलसल इसमें ज्यादतियां हो रही हैं उस पर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। और मोहसिन नकवी का रावी जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, बस बजाता रहे। उधर बांसुरी बजती रहेगी, इधर पाकिस्तान का बैंड बजता रहेगा क्रिकेट टीम का। शोएब, ये पंजाब पे खास नवाजिशात की क्या वजह है? देखिए, ये तो मोहसिन नकवी साहब से पूछना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब को हम पूरे को रगड़ रहे हैं, पंजाब की बात नहीं है। सिर्फ उनके अदवार में काम करने वाली काबीना के लोग, उनके केयर टेकर सीएम जब वो थे, उनके दौर में जो उनके पुलिस अफसरान करीब थे, जो दीगर अफसरान उनके करीब थे, वही क्रिकेट बोर्ड में आए हैं। तो फिर तो ये लग रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये तो सल्तनत नकवी बन गई है। कि आप देखेंगे वहां पे खातून को लेके आते हैं, हिना मुनव्वर को पहले सिक्योरिटी ऑफिसर लेकर आते हैं, फिर वुमेन टीम का मैनेजर बना दिया जाता है। क्या पाकिस्तान टीम का मैनेजर होना इतना ही आसान कर दिया गया है कि कभी वहाब रियाज कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें आप मैनेजर बना देते हैं? इसी तरीके से आप देखें ना, वो बिलाल अफजाल हैं, क्या है, उनको उठाते हैं वो, हालांकि जंगली हयात के वजीर थे, ठीक है ना, जंगलों के वजीर थे। उन जंगलों के वजीर को उठा के आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेकर आ गए। और अब इतलात ये आ रही है कि उनको मजीद तरक्की दी जा रही है। पहले सिलेक्शन कमेटी उनको दिया गया, पता नहीं क्या डेटा और एनालिस्ट पता नहीं किस नाम से उनको फिट किया, फिर वहां से और आगे बढ़ा के जा रहे हैं। इसी तरीके से और देखें, अब जो डेपुटेशन में 5-6
अपडेट्स आए हैं, जो इतलात हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ के तो नोटिफिकेशन भी है हमारे पास, तो वो सब भी इत्तेफाक की बात है कि पंजाब से ताल्लुक है। फिर इसका मतलब है कि केपी है, इसका मतलब है कि सिंध है, इसका मतलब बलूचिस्तान है, वहां पे तो सारे बेचारे जो है वो टैलेंटेड लोग हैं ही नहीं, सारे नाअहल लोग हैं उन सूबों में। सिर्फ पंजाब में अहल लोग हैं, और पंजाब में भी इनकी काबीना में जिन्होंने काम किया वही अहल लोग हैं। तो देख ले फिर इनके फैसले क्या हुए। जबरदस्ती बाबर आजम को बंद कमरे में मुलाकातें करके आपने क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट टीम का कप्तान बनवा दिया। अब आप देख लेंगे पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है, अभी तक आप उसका कोई, वैसे तो आप ऐलान कर चुके हैं कि बाबर आजम ही होगा। अगर बाबर आजम को ही बनाना है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइए, सिलेक्टर्स आपके पंजाब से मोस्टली, उसके बाद आपके जो आपके चीफ हैं जिनको आप पीसीबी चेयरमैन कहते हैं वो पंजाब से, सबसे पावरफुल शख्स वहाब रियाज पंजाब से। लेकिन क्या ही सितम ज़रीफ़ी है कि एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को अब वुमेन टीम के साथ लगा दिया गया। मतलब कि पंजाब के ऊपर जो नवाजिशात हैं उनका सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि आपने इस हवाले से बहुत दफ़ा पॉइंट आउट किया, ये कब तक ये मामला ठीक होंगे? क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जब तक टीम नहीं बनेगी तो यही मामला होते रहेंगे। यार मैं तो कह रहा हूं कि हसनैन आप और निमरा शुक्र अदा करें, बल्कि पूरा पाकिस्तान शुक्र अदा करे कि वो पुलिस ऑफिसर की एज ज्यादा थी। अगर उनकी एज कहीं कम होती तो फिर कहीं ये ना पता चलता कि वो पाकिस्तान टीम में भी खेल रही होती। इनका तो बस नहीं चल रहा कि जितने दोस्त अहबाब हैं वो लाएं और पाकिस्तान टीम में भी डाल दें। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन क्या वो उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं? फिलहाल मैं समझता हूं कि वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे। मैं उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जानता हूं, मैंने उनके अंडर काम किया हुआ है, मैं उनकी कमांडिंग स्किल्स को जानता हूं, बट कहां गए वो कमांडिंग स्किल्स? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं वो उनको गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। उनको अपनी आंखों से पट्टी उतारना होगी। एडवाइजरों के मशवरे सुनने के बजाय अपने कानों पे हाथ रखना होगा, अपने कान खुद खोलने होंगे, आंखें खोलनी होंगी, फिर देख के कहीं दुरुस्त समत में फैसले करना होंगे। अगर आप मेकओवर करने जा रहे हैं कि एक दो फेसेस को इधर उधर करके आप समझेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएंगे नहीं। इतनी हौलनाक तबाही शायद पाकिस्तान क्रिकेट के माजी में ना हुई हो जो अब इस दौर में उसकी बुनियाद रखी जा रही है। मुसलसल मैं बता नहीं सकता, कुछ अंपायर्स की अगर मैं बात कर लूं, मैच रेफरीज की बात कर लूं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, सफेद पोश है यार, मैं उनका जिक्र नहीं कर पा रहा। मैं बहुत रोहांसी मतलब वो क्या कहते हैं, आंसू से आ जाते हैं। उनकी जब बातें हुई हैं वो बेचारे कसम परसी की हालत में है। यहाँ आपने खिलाड़ियों पे इनामात की बारिश का ऐलान कर दिया था, हम 1-1 करोड़ डॉलर, वो क्या $1 लाख देंगे। $1 लाख का मतलब 3-3.5 करोड़ में पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को मिलने थे। भाई इससे 25% भी एक खिलाड़ी को जो देना है, उसके 25% या 50% पे जो है वो सारे के सारे 52-55 मैच रेफरीज और वो होंगे, उनको दे दें यार। ये जितना स्टेडियम तोड़ के दोबारा बनाने में किन किन लोगों की लाठियां लगी हैं, अगर उनमें से 10% भी दिया जाता तो इन बेचारों की, सफेद पोशों की जो है वो इज्जतें जो है नीलाम होने से बच जाती। लेकिन आई डोंट नो क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट। सही कह रहा हूँ, ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये नकवी अंपायर रिस्पॉन्सिबल दिखाई देती है आपको शोएब? बिल्कुल प्योरली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सल्तनत नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। विमेंस टीम अभी बदतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं। निदा डार के अंडर पाकिस्तान जब एशियन गेम्स में गया तो मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूं तो चैंपियन गया था, गोल्ड मेडल के साथ गया था, और आया तो उसके बाद ब्राउन मेडल था। उसी निदा डार को मुसलसल नाकामियों के बाद अब आप एशिया कप के लिए भी कप्तान बना दिया है, तो उसके लिए भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के विमेंस जो एशिया कप आ रहा है पाकिस्तान, वो भी निदा डार के। हालांकि शोएब हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कहाँ पे? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पुराने जमाने की बातें कर रही हूं। ये कितने पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? हम निदा डार की कप्तानी की बात कर रहे हैं, और शोएब साहब निदा डार तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। हाँ, बिस्मा मारूफ हो गई उससे पहले, जी उसकी बात कर रही थी। बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि वो बेचारी रिटायरमेंट ले। अब टीम के अंदर से ही गॉसिप्स हमें पता चलती है कि ये जो कप्तान है आपकी निदा डार, या आपके जो सिलेक्टर्स जो नए आए हैं वो भी इत्तेफाक, ये देखें हसनैन के जो अभी सिलेक्टर हैं वो टीवी पे बैठ के और वुमेन कप्तान के साथ बिठा के उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना। और वो पता नहीं क्रिकेट के बारे में, वुमेन क्रिकेट के बारे में क्या क्या बातें करते रहे। फिर वो आपको याद होगा ऐश्वर्या राय या किसके बारे में भी उन्होंने बैठ के बात कर दी थी। फिर उन्हें ही वुमेन क्रिकेट का सिलेक्टर बना दिया गया। और अब जो हेड कोच साहब आए हैं, शायद क्रिकेट बोर्ड वालों की याद खो गई है। भाई जाके मालूम करें, उनके किस्से ऑन रिकॉर्ड हैं, और फिर आपने उनको वुमेन्स टीम के साथ लगा दिया। इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा सर, ये वुमेन्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी तानिया मलिक ही खराबी की जड़ है, क्योंकि तानिया मलिक की जो मनमानियाँ हैं, उसने वुमेन क्रिकेट का ये हाल कर दिया कि अब जो भी हम आता है वो हमारी वुमेन्स को भी आंखें दिखा के चला जाता है। हालांकि ऐसे हालात तो वुमेन क्रिकेट के भी नहीं थे।
देखिए तानिया मलिक को कंटिन्यू कौन कर रहा है? वो कहते हैं ना कि जो उनको शेल्टर दे रहा है उसको तो पकड़े हम जाके। नकवी साहब जवाब दें ना आके कि नकवी साहब ने जितने फैसले किए हैं क्रिकेट बोर्ड में कोई एक भी फ्रूटफुल हुआ तो मुझे बता दें आके। बिलाल अफजाल को आप लेकर आए, आपने लगाया, उससे क्या फायदा मिल गया? बाबर आजम को आपने कप्तान बनवाया, क्या फायदा मिल गया? निदा डार को कप्तान रखा आपने बरकरार, उससे क्या फायदा मिल गया? तानिया मलिक को आप लेके चल रहे हैं, उससे क्या फायदा मिल गया? जो अफसरान आप लेकर आए हैं उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया आके? सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मामला क्या हो गया है कि क्योंकि वो खुद मीडिया पर्सन है, उनको पता है कि मीडिया वाले कैसे आराम से कंट्रोल हो जाते हैं, कैसे मैनेज हो जाते हैं, तो सिर्फ मैनेजिंग ही चल रही है। स्मार्ट मैनेजमेंट जो है ना वो सिर्फ मीडिया पे चल रही है, वरना क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा शोएब, हमारे सामने ये खबरें भी आ रही है रिजवान को कैप्टन बनाने लगे हैं। रिजवान की कैप्टनसी में बाबर परफॉर्म करेंगे? जब बनाएंगे तब देख लेंगे, मेरी बात तो इतलात ऐसी नहीं है फिलहाल। नहीं, ऐसा तो मेरा ख्याल है कि अब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह शोएब साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह निम्रा ने बात की कि रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा, ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं कि फलां को कप्तान बनाया जाएगा, फलां को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह मामला बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया गया है, मुझे तो लगता है कि शायद बाबर आजम के साथ साथ वहाब रियाज को भी क्या पता सेव ना किया जाए, क्योंकि इतना लेट हो गया मामला कि अब अवाम शायद किसी और काम पे लग गई है। भाई कोई बाइज नहीं सल्तनत नकवी में वहाब रियाज को जब इतने ओहदे दे दिए हैं तो उसको ये भी कह दिया जाए कि आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली, तो माय लॉर्ड आप भी रिटायरमेंट वापस ले लें। वहाब रियाज साहब रिटायरमेंट वापस लें और आए इस पाकिस्तान टीम का जो थोड़ा बहुत जो कसर रह गई है उसका सत्यानाश होने में, जो बेड़ा गर्क होने में थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो आप आके पूरी कर लें। क्योंकि आप बतौर अनअनाउंस्ड चीफ सिलेक्टर आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आप सीनियर मैनेजर बन के वो याद है ना $25 वाली सारे मामला सारे ऑन रिकॉर्ड है, वो बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना कि आप मैनेजर होते हुए आपने अलाउ कैसे कर दिया? आपका पोस्टर में फोटो लगाया, आज तक आपने आगे उस पर स्टेटमेंट नहीं दी, लोगों को बताएं ना आगे कि वो कहानी क्या थी। और उसके बाद अब जो रही सही कसर है तो आप भी रिटायरमेंट वापस लें सर, कोई चीज रह ना जाए। तो क्या पता सल्तनत नकवी में ये दिन भी आपको देखना पड़ेगा वहाब रियाज जो है वो बतौर खिलाड़ी भी खेल रहे हो। लेकिन जी आप पूछें, जी प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं आप पूछें। अच्छा ये बताइएगा, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि वहाब रियाज अगर एज ए क्रिकेटर आ जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि मसाइल थोड़े से हल होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर्स उनके पास नहीं होंगे। यार मसला ये है ना कि मैं समझता हूं कि नकवी साहब को एक काम करना चाहिए कि कोई भी दोस्त उनका रह ना जाए। मैंने सुना है कोई हजारों की तादाद में किसी भी के एम्प्लॉइज है, सबको एक ऑर्डर बना के निकाल दें और फिर उनकी जगह जो स्पेस निकलेगी उस समय अपने दोस्त, अपने करीबी लोग, अपने जो भी अजीज हैं उन सबको लाके भर्ती कर लें। यही कसर रह गई है, बस कर लें, पूरा कर लें। चलें जी, शोएब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है क्रिकेट से मुतालिक। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे खड़ी है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पे खड़ी है, लेकिन जिस तरह शोएब ने बातें की हैं, बड़ी सच्ची बातें हैं, और इस तरह की बातें यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी इस वक्त कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डिबैकल हुआ लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम का कोई ऑपरेशन नहीं हो सका। हसन से हम आपसे भी स्पोर्ट्स से मुतालिक सवाल पूछा करते थे, तो एक सवाल आपसे पूछ लूँ जल्दी से। जी जी प्लीज। अगर फॉर एग्जांपल बिल फर्ज हाइपोथेटिकली अगर रिजवान बन जाते हैं कैप्टन, तो बाबर किंग बन सकेंगे? विराट कोहली की भी मिसाल हमारे सामने है, दीगर कैप्टन्स के अंडर वो परफॉर्म करते रहे, वो किंग बने। नंबर एक आपके ये सवाल ये है ना कि देखिए बाबर किंग तभी बनेंगे जब वो कप्तान नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि आपने रिजवान से, बाबर से और शाहीन से किसी भी इन तीनों से आपने कप्तानी नहीं करवानी। देखिए ना निम्रा, एक उसूल होता है, यही तीनों लोग आपकी ग्रुपिंग में शामिल थे, यही तीनों लोग चाहते थे कि इनका ग्रुप स्ट्रांग हो, पाकिस्तान को उससे नुकसान हो। की जगह कोई और आ जाता है, कोई मैं कहता हूं तीसरा बंदा कोई आ जाए इन तीनों को छोड़ के, कोई सऊद शकील की शक्ल में आ जाए, कोई शान मसूद की शक्ल में आ जाए, टीम आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इन तीनों में से कोई आया तो फिर ग्रुपिंग होगी, फिर पाकिस्तान को वही दिन देखने पड़ेंगे जो हमने 2024 के वर्ल्ड कप में देखे, जो सारा भी हम देखते आ रहे हैं, बल्कि 2-3 साल से आप कह सकते हैं। चलें जी, हसनैन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर दिया। जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहेंगे सबकी सोच। वेलकम बैक टू शो। और अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि कल से मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो
निम्रा का यही गिला रहा कि अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन आज अच्छी खबर हमारे आते पास साथ कराची इतनी बुरी खबर है। मैं सेंट्रल हमेशा आपको जेल में। रिमाइंड कराऊंगी कि जब आप आए थे हमने पहली खबर ये शेयर की थी कि 7 रुपए का इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में। मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी। थैंक यू फॉर दैट बुरी ठीक हो गया। खबर। अच्छा, अच्छी खबर आई है कराची सेंट्रल जेल से, जिसमें हुआ तारीख का पहला कॉन्वोकेशन। और अलखिदमत कराची के तहत कराची सेंट्रल जेल में इंतजामिया के ताउन से IT और लैंग्वेज कोर्सेज में ग्रेजुएशन करने वाले कैदी तलबा के लिए मुल्की तारीख का पहला कॉन्वोकेशन Wow. सेंट्रल जेल कराची में मुनक्किद किया गया। दैट्स अमेजिंग। और इसमें मजीद हसनैन ने कुछ डिटेल्स आपको दी। अब मेरी बारी है। अच्छा, ये जो कॉन्वोकेशन है जी, इसमें 248 कैदी तलबा जो है उनको उनकी डिग्रीज दी गई हैं। अलखिदमत के CEO नवीद अली साहब जो हैं उन्होंने कराची सेंट्रल जेल में कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए एक बड़े स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम का ऐलान किया। और कॉन्वोकेशन से चीफ एग्जीक्यूटिव अलखिदमत नवीद अली बेग, IG जेल जो हैं खानाजात सिंध के, यानी कि काजी नज़ीर अहमद उनका नाम है, सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल करीम अब्बासी और डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज काजी सैयद सदरुद्दीन ने भी अपना इजहार ख्याल किया। उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे, उनको कनेक्ट कर ही रहे। वैसे ये बड़ा लेकिन दैट इज़ वेरी गुड निम्रा कि आप देखिए कि आपके मुल्क में किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे महंगाई के क्या हालात हैं, बिजली के क्या हालात हैं, पेट्रोल के क्या हालात हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये है कि आप जो है कैदियों को 248 कैदी ऐसे हैं कि जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, जिन्होंने अपनी डिग्रीज ली और उनका कॉन्वोकेशन हुआ। और इस तरह के सीन्स थे, जिस तरह के सीन्स इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि शायद ये यूनिवर्सिटी के सीन है, सेंट्रल जेल के सीन नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बल्कि उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे जो सूरत हाल, जो क्लिप्स हमारे साथ शेयर हुए हैं। और इसमें जो पॉजिटिव बात है ना हंसने, जो मुझे खुद भी लगी, वो ये है कि ये जो 248, 50 जो भी नंबर है, ठीक है, अब ये लोग जब बाहर आएंगे ना तो इनका क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होगा अब से। जो उनको स्किल्स सिखा दी गई हैं, उसका मतलब है कि एक तरह से आप कह सकते हैं इनकी रिहेबिलिटेशन हो गई है। वो अब बाहर आएंगे तो वो उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा और वो अच्छे काम की जानिब जाने के काबिल हो सकते हैं। यही वजह होती है कि दीगर ममालिक में जो भी जेल्स होती हैं उनका निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जेलों का निज़ाम बड़ा फरसूदा है, पुराना है। और हमारे यहाँ कैदी के ऊपर जिस तरह बस एक जुल्म कर लेना ही उसको लेकिन ये जो सजाएं मिलनी चाहिए, सजाएं नहीं मिलती पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाएगी। आपने कॉन्वोकेशन करवा दिया और 248 तलबा को आप फारिगुल तहसील कर रहे हैं। और डेफिनेटली कल किसी की 6 महीने की कैद बाकी होगी, किसी की 2 साल की होगी। कल जब वो बाहर जाएंगे तो ये हुनर उनको अपनी लाइफ में भी काम आएगा, गुजारने में काम आएगा। और अच्छी बात ये भी है कि उनका टाइम ज़ाया नहीं होना। फर्ज करो किसी की अगर 10 साल की सजा थी, वो 10 साल वो वहाँ पे कुड़ता रहता और वो तो जब बाहर आता तो शायद मुझे लगता है वो पहले से भी ज्यादा कोई बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है, सजाएं मिलनी चाहिए। यस, फ्रॉम कराची, फ्रॉम सिंध से आ रहा है भाई। वो कभी कभार आता है ना कि ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट, इस तरह की चीजें आती है। लेकिन दैट इज वेरी गुड साइन फॉर कराची कि कराची की जो खबरें हैं वो अब अच्छी भी आना शुरू हो चुकी हैं। और सेंट्रल जेल में अगर इतनी रिफॉर्म्स होंगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ेगा। फिर इससे बाकी सारे हमारी हुकूमतें जो हैं वो जरा अलर्ट की, बाकी जेल्स के लिए भी बेहतरी की शायद, और इंशाल्लाह कुछ उम्मीदें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा हसनैन, एक और आपको इंटरेस्टिंग नहीं है वैसे, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली आपको बताती चलूं कि अच्छी खबर के बाद अब बुरी खबर बताने लगी हैं, सरप्राइज रखने लगी हैं। हाँ, वो ये कि पाकिस्तान, आपको पता है दुनिया में एवरेज जो तनख्वाह, जो सैलरी है वो देने में सबसे कम दर्जे पर है, बहुत, जो कि सिर्फ है $132 यानी कि 36,736। अच्छा, बहुत एग्जैक्टली आपने प्रिसाइजली बता दिया। और अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो जो मैगजीन की रिपोर्ट है CEO वर्ल्ड की, उसमें ग्रॉस 2024 ममालिक की माहाना तनख्वाह की एवरेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा और कम तनख्वाह वाले मुल्क की लिस्ट बनाई गई। और उसमें सबसे पहला नंबर आपके अपने मुल्क का है, लेकिन जो ऊपर वाले मुल्क हैं उसमें सैर फहरिस्त है स्विट्ज़रलैंड, जिसकी जो एवरेज सैलरी है वो 8,111 है। और दूसरे नंबर पे है $8,111। वो पाकिस्तानी कितना होगा? ये तो काफी ज्यादा होगा, आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऊपर, बाद में। मैं वैसा आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन कर लें। और दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है जो कि $6,633 है। और उसके बाद आइसलैंड है जो कि वहाँ पे $6,455। उसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे की कितनी है जी? 6,441। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है। ये सारी लैंड्स जो है ना ये शामिल है। लेकिन देखिए वहाँ पे हजारों हैं, बिल्कुल वहाँ पे हजारों हैं। पाकिस्तान में
सिर्फ $132 तनख्वाह है। सो ये ऐसी चीजें अच्छा हैं देखिए, जिनके ऊपर काम 100 करने का की फिगर जरूरत है। मतलब हम 1000 को भी टच नहीं कर रहे। बाकी जो हाँ, ममालिक हमने बताया 1000 वो से थोड़ा सा ऊपर होते 8000, तो चलिए 9000, फर्क हो 10000 वो जाता। इतना ऊपर जा रहे हैं। मतलब वो इतना ऊपर है निम्रा कि आप उनके 8800 में से सिर्फ जो है 136 माइनस कर लें, एग्जैक्टली तो 136। ज्यादा फर्क तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक और खबर है जी हमारे पास सिंध से, जहाँ पे रिसेंटली, लेकिन फिर भी आप देखिए ये इस खबर के बाद निम्रा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर कोई रहा बात नहीं, हूँ कि it's एक तरफ एवरेज सैलरी की बात हो रही है, ऊपर से ये खबर आ गई कि जिसमें नीलामी हो रही है और नीलामी, करोड़ों में हाँ। करोड़ों में चीजें नीलाम हो रही है। आपको वो क्या कहते हैं, स्पॉइलर दे दिया हसनैन ने मेरी खबर का स्पॉइलर ये मिल चुका है आपको कि ये रिसेंटली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए तमाम प्रीमियम नंबर प्लेट्स की पहली नीलामी का इनेकाद किया गया। ये जो प्रीमियम नंबर प्लेट्स होते हैं, इनकी नीलामी में शहरी ने 10 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट खरीद ली है। मुल्की तारीख में पहली मरतबा महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से ये प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब हुई और महकमा एक्साइज की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट A1 100 मिलियन रुपए में, यानी कि 1 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी हुई, और जो कि मुजम्मिल करीम ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद ली है। और इसके अलावा प्रीमियम नंबर प्लेट 26.57 मिलियन में नीलाम हुई, जो कि सरोज नामी बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा बोली 26.5 मिलियन रुपए लगाकर हासिल की। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें भी मैं दे देता हूँ। एक तरफ एवरेज सैलरी की खबर दी और उसके बाद आपने खबर दी अपनी नंबर प्लेट्स की, तो ये अच्छी खबर है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जितनी भी अमाउंट है जो कि कलेक्ट हुई है वो सैलाब जदगान को जाएगी, और अल्लाह करे उसी तरह जाए, क्योंकि जो गजा के हालात हमें बताए फलस्तीनी जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे हालात उन्होंने तो कहा कि अरबों रुपए इकट्ठे हुए, फलस्तीन कुछ नहीं पहुंचा। So cute of you actually to consider it के ऐलान हो गया तो बस वही होगा। हमारी दुआ है। वैसे मैं यहाँ पे कोई आपको ई बाइक्स दे देते हैं, ई बाइक्स दे देते हैं, क्योंकि एक और खबर हमारे पास है। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा है कि ई बाइक्स जो उन्होंने पहले भी दी थी, अब हुकूमत पंजाब 10 जुलाई से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तकसीम का आगाज करेगी। पहले उन्होंने ये खबर दी थी, अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब ये डेट है, इस डेट को हम आपको ई बाइक्स दे रहे हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं अभी नहीं हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रवा साल 12 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत जो तलबा और तलबात के लिए 20,000 मोटरसाइकिल्स की फराहमी का मंसूबा तैयार किया गया था, और वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से तलबा और तलबात आसान अक़सात में मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अगर आप वापस यूनिवर्सिटी लेने लगी हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे भी शायद बाइक मिल जाए फिर, और उसके अलावा लेकिन कुछ नहीं है, किस्त भी कुछ भी नहीं है। हाँ, जो तलबा हैं उनकी महाना किस्त, मतलब अगर मैं वापस एडमिशन लेना चाहूँ तो 11,676 रुपये महाना किस्त मुझे देनी पड़ेगी, और अगर निम्रा ले लेती है एडमिशन तो निम्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है, 7,325 रुपये महाना किस्त आपकी अदा करें आप, और फिर स्कूटी में बैठिए, ऑफिस आइए, प्रोग्राम कीजिए, वापस जाइए। अच्छा, आप भी ले रहे हैं ई बाइक? हाँ, अगर मुझे आपने लेनी है वो तो फिर मैं भी ले लेता हूँ। आप मुझे कॉपी कर रहे हैं? अच्छा, दोनों आएंगे। मतलब सिमेट्रिक रहना चाहता हूँ ना, एक ही पेज पे रहना चाहते हैं दोनों, रहना चाहते हैं, सहाफी है ना दोनों, हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे रहें। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने अच्छी बात की है वैसे। जी हाँ, एक पेज पे रहना चाहिए। निम्रा यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक पेज पे रहने का, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारा मास्टर शॉट तो आपने देख ही लिया है, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं कि ऐसे आर्टिस्ट से उमर जलाल इनका नाम है, जो अपनी मिसाल आप ही हैं। पैदाइशी तौर पर उमर जो हैं वो एक आसाबी बीमारी का शिकार है। वो जिस्म को आप कह सकते हैं कि मूवमेंट उनकी नहीं है, वो दुरुस्त तरह से हरकत नहीं कर पाते और व्हील चेयर तक ही वो महदूद है, लेकिन इसके बावजूद नाजरीन मुसव्वरी में महारत रखते हैं। उमर जलाल सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तस्वीर बना चुके हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनके भाई भी हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद है, अहमद उनका नाम है, उनकी टेक केयर भी करते हैं। खुशामदीद अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम अहमद से बात स्टार्ट करें तो ये ज़रा दिखाइएगा
ये फबी ये आलाई रब्बी को मादू का ज़िबान, बड़ी Very खूबसूरत। nice. इसके अलावा हमने ये जलाल उमर का के जो हाथों वर्क की है बनी है। वो देखा है। रोनाल्डो की इन्होंने पिक्चर्स बड़ी अच्छी बनाई। फिर हाँ, वो अभी बहुत हम सारे share भी आपके कर रहे हैं जो, visuals में। प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनकी पिक्चर, फिर सऊदी ये रोनाल्डो वलीअहद की है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, लेकिन डिसेबल हैं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन उनके बड़े भाई हमारे साथ, बड़े या छोटे? मैं छोटा भाई। छोटे भाई छोटे भाई हैं जो कि उनकी टेक केयर भी करते हैं। अच्छा लेकिन मेरा अहमद, ख्याल है टेक केयर करते तो आप बड़े ही होगे। जी जी। तो अहमद ये बताएं कि उमर कब से कर रहे हैं ये, और उनको शौक कैसे पैदा, आप लोगों को कैसे पता चला कि दिस इज व्हाट दैट ही वांट्स टू डू? जी बेसिकली इस टाइम उमर की उम्र है 34 इयर्स ओल्ड है उमर। अच्छा अच्छा। और उमर जो है सेरिब्रल पाल्सी का शिकार है। ना सिर्फ उमर के 5 बहन भाई हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। टोटल हम 7 बहन भाई हैं, जिनमें से 5 ऐसे हैं, 4 भाई और 1 बहन जो सेरिब्रल पाल्सी का शिकार है। अच्छा अच्छा। आज जो उमर इस जगह पे है ये अपनी वालदा की मेहनत की वजह से है। मेरी वालदा ने इनकी बहुत केयर की, इनको स्कूल में भेजा, स्पेशल स्कूल में भेजा, वहाँ से इन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह बनाना सीखी। तो इसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं, इस वक्त उमर के पास 62 पेंटिंग्स हैं जो उमर ने बनाई हुई हैं। उमर की ख्वाहिश है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन का अरेंज किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि उमर के लिए एग्जीबिशन का अरेंज किया बल्कि जाए। मुलाकात हुई भी थी उमर की 2009 में, शहबाज शरीफ 2009 में। 2009 में शहबाज शरीफ साहब हमारे घर में आए थे। तो उन्होंने उमर की तस्वीर देखी थी और बहुत तारीफ़ की थी, और उमर को उन्होंने आर्टिस्ट कहा था। तो उसके बाद जब कहीं भी हम जाते हैं, उमर को लेके जाता हूँ, हम यही कहते हैं कि ये स्पेशल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन्हें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब दिया था स्पेशल आर्टिस्ट का। वो तो असल में हैं भी, अगर शहबाज शरीफ ने ये उनको ना कहा होता। जी जी। तो जब शहबाज शरीफ, तो वो वैसे भी थे। जी जी। तो जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उमर आप अपनी पेंटिंग्स बनाएं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन का अरेंजमेंट करूँगा। वो हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि ये हमारा कोई मैसेज शहबाज शरीफ तक इंशाल्लाह पहुंचेगा, इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। एबीएन न्यूज़ जरूर पहुंचाएगा। कम उमर के साथ आपने 2009 में, जब मेरा ख्याल है आप सीएम पंजाब थे, उस वक्त मुलाकात की थी आपने। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो ज़रा उमर की हेल्प कर लीजिए। और ये बताइएगा आपके जो बाकी 4 बहन भाई हैं उनमें भी इसी तरह की कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं, और उमर को बीमारी कौन सी है, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते। जी, उमर को सेरिब्रल पाल्सी की डिजीज़ है। तो इसका आम अल्फाज में बताइएगा कि दिमागी फालिज, जिसे उर्दू ज़ुबान में दिमागी फालिज कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो 4 बहन भाई हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये बेसिकली ये होती है कि बचपन से ये डिजीज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं मफलूज हो जाते हैं। तो पहले तो ये पेंटिंग्स 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 हफ्ते में चला गया। अब ये 3 माह लग जाते हैं इसको एक पेंटिंग बनाते हुए। अच्छा। अब ये इस टेंशन में रहता है हर टाइम कि यार अगर मेरी एग्जीबिशन ना हुई तो कल अगर 2 साल बाद 3 साल बाद लोग नहीं बिलीव करेंगे ये पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। तो ये बहुत टेंशन में रहता है। तो मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश है कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करवाई जाए। हम चाहते हैं कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा हमें मिले जिसकी मदद से हम इसकी एग्जीबिशन। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स आप बनाते हैं तो इसका कोई स्पॉन्सर आपको मिल जाता है, क्योंकि लोकली पाकिस्तान में भी कोई एग्जीबिशन आप नहीं अभी तक करवा सके? नहीं करवा सके। असल में सर बेसिकली इशू काम ये तो बहुत अच्छा है। बेसिकली इशू है कि इसको बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। कोई इसकी पेंटिंग्स को ख़रीदने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि अगर कोई पेंटिंग ख़रीदेगा तो 2000 रुपये की ख़रीदेगा, जबकि ये 3 माह में पेंटिंग कंप्लीट करता है। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है, और उमर वाहिद बच्चा उनमें से जो आर्टिस्ट है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये, लेकिन वैसे जो काम आप कह रहे हैं उसमें कोई मुज़ायका नहीं कि अगर वो हम दिखा दें। निमरा ये देखिए, ये पूरे किसी आर्टिस्ट से कम का काम नहीं है, वो जो हम कहते हैं ना। ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, बल्कि अब फुल फ्रेम आ गया, तो ज़रा ये दिखा दीजिए वैसे साहब कि कितना ज़बरदस्त काम है। और ये उमर का काम है, ये उमर का काम है, और ये किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। अगर ये डिसेबल हैं तो सिर्फ ये बड़े आर्टिस्ट कहाँ पे हसनैन, बड़े आर्टिस्ट तो चले उनके वो असाब काम करते हैं। ये तो इसका तो कोई इसको कंपैरिजन है ही नहीं, मुझे दिखाइएगा, मुझे दिखाइएगा, मैं बता देता हूँ सर। ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग है। ये विलेज लाइफ को और एक बड़ा खूबसूरत किस्म से एक मंजर कशी की हुई है। ये वो बैल वगैरह की वो जो कार्ट होती है वो है, और एक शख्स चादर ओढ़े हल चला रहे हैं। तो ये कितनी खूबसूरत है ये, और ऑब्वियसली इनको अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। और लेकिन ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा भी ना आपको काम को अप्रिशिएट करना चाहिए।
ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा आर्टिस्ट है या अच्छा, बड़ा आर्टिस्ट 2000 है, की बड़ा खरीद रहे नाम हैं, है, जैसे अहमद बता रहे हैं 2000 में, मतलब इनका काम किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। नहीं, बड़े आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बार फिर से कहूँगी कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बड़े आर्टिस्ट जो कहते हैं बज़ाहिर उनका एक अलग सिलसिला होगा भाई, उनके असाब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उमर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, उमर सुन पाते हैं अहमद? जी उमर सुन पाते हैं, सुन पाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, उमर कंप्यूटर पे टाइप करके जो भी बात करनी है उमर कंप्यूटर पे टाइप करके उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज उमर खुद खाना नहीं खा सकता, उमर खुद वॉशरूम नहीं जा सकता, उमर के प्रॉपर उमर डिपेंडेंट दूसरे पे। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मौज है। तो फिर बाकी बहन भाइयों के भी ख्याल वो भी कौन बिल्कुल रखता ऐसे, है? वो भी ऐसे मेरी वालदा की उनकी टेक केयर करती हैं। पांचों की? जी जी उनमें कोई ना कोई टैलेंट है या? जी, मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत अच्छे कॉलम लिखती हैं, वो भी डिसेबल है। अच्छा, डिसेबल है लेकिन हाँ, उसके वो भी बावजूद भी डिसेबल कॉलम है, लिखती है। क्योंकि ये मेरी वालदा की मेहनत है। मेरी वालदा डेली उन्हें स्कूल भेजती थी, इन्हें तैयार करके। ये राइजिंग सन इंस्टीट्यूट है लाहौर के अंदर, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ माशाल्लाह वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई। तो अब मेरी वालदा ज़ईफ़ हो गई हैं, तकरीबन उनकी 75 ईयर्स एज है, शुगर पेशेंट है। वो कहती हैं कि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है बच्चों को स्कूल भेजना, तो जिसकी वजह से अब ये घर में रहते हैं। उमर ने कहा कि मैं जो वहाँ पे जाता हूँ, मैं घर में बैठ के मैंने काम सीख लिया, मैं घर में बैठ के पेंटिंग्स बनाऊंगा और अपने वालिदैन का सहारा बनूंगा। इंशाल्लाह। और इसकी एक विश है कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाऊं। हमारी फैमिली के अंदर तकरीबन 17 बच्चे ऐसे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। उमर कहता है कि जो तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन ने काटी हैं, दूसरा ना कोई माजूर बच्चे ऐसे काटे। उमर चाहता है कि मैं उनके लिए डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाऊं, बाकी आसानियां तो हों कम से कम। अगर उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है तो ये कोई माँ के दिल में ये बात ना हो यार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरी माँ भी यही सोचती हैं कि यार जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता है। उमर का है कि यार मैं अपनी पेंटिंग सेल करूँ तो उससे जो मुझे फंड आए तो उससे मैं एक शेल्टर होम बनाऊँ पाकिस्तान के अंदर, ताकि और भी मेरे साथ और भी बच्चे वहाँ पे इजीली अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी शहबाज शरीफ साहब आप तक हमारा ये मैसेज पहुंचता है तो आप हमें एक पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर हमें जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे हम डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाएं। ऐसे नहीं, वो हुकूमत बना के देगी आप लोगों को, और वो उमर के नाम पे बनाएगी। उमर का खौफ हमारी मलिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट है, हमारी अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट है, हमने तो पूरे पाकिस्तान को कह दिया। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया। आप इंस्पिरेशन बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोगों के लिए कि वो मेरा ख्याल है कि आपको देख के आज खुश हो रहे होंगे कि उमर का जो काम है, आपका काम बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं हैं। आप यकीन कीजिए कि आपका जो काम है अगर इसको किसी एग्जीबिशन में लेके जाया जाए तो ये किसी बड़े आर्टिस्ट का काम लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो है वो रिकग्निशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप इसकी लाइव एग्जीबिशन यहाँ पे करवाएं इस्लामाबाद अपने स्टूडियो के अंदर। एबीएन न्यूज़ आपसे ताउन करेगा जी। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा है और हमारी पीएम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगी कि आपकी मुलाकात हो भी चुकी है तो उमर के लिए ज़रूर हमारी हुकूमत कुछ ना कुछ करे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे तीर अंदाजी के हवाले से। वैसे तो जब तीर अंदाजी का जिक्र होगा तो ये नज़र का खेल है, बिनाई का खेल है, मगर बिनाई से महरूम अफराद भी तीर अंदाजी कर सकते हैं और इस बात को बसारत से महरूम डॉक्टर बख्तावर खालिद ने साबित कर रखा है। और गुज़श्ता साल बर्मिंघम में होने वाली वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मज़ीद बात करते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। डॉक्टर साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र, थैंक यू। हमारा ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये कब से कर रही हैं, इसका शौक कैसे हुआ? एंड ऑब्वियसली यू आर डूइंग अमेजिंग, वी सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं 3 साल से ऑलमोस्ट कर रही हूँ ये ब्लाइंड आर्चरी। मैंने जॉब करते हुए मुझे पता लगा कि कोई ब्लाइंड आर्चरी की भी गेम होती है ना, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई इट। फिर इस साल मैंने ट्राई किया ब्लाइंड क्रिकेट भी और ब्लाइंड गोल बॉल की गेम। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में कितने गेम्स हैं जो कि ब्लाइंड गेम हम लोग खेलते हैं और हम उन सारों को वो नहीं कर रहे होते, प्रमोट नहीं कर रहे होते, या फिर पता ही नहीं होता लोगों को कि इस तरह की भी गेम्स होती हैं, इस तरह भी लोग अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने बारे में सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये सारी जो थी इस साल की मेरी काविश थी कि मैं मतलब रैंडमली हुआ। हाँ, रैंडमली आपने किया इसको। हाँ, मैंने भी इनका तीर बिल्कुल निशाने पे है। जब आप बात करती हैं तो आपकी तरफ देखती हैं, मैं बात करता हूँ तो कैन यू जस्ट नहीं, मैं आवाज़ क्योंकि जज कर रही हैं मुझे सेंट्रल विजन लॉस है ना, तो अभी मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे आप नज़र नहीं आ रही है, मगर मुझे साइड से ये सोफ़ा कुशन नज़र आ रहा है,
ये टेबल पे पेजेस नजर आ रहे हैं ना, अच्छा 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 तो अच्छा, मुझे साइड से चीज़ें नजर आती हैं, नीचे ऊपर से भी नजर आती हैं, पर सेंटर में से नजर नहीं आएंगी। बट मैं आपकी आवाज़ से जज कर लूंगी कि आप मैं किससे बात करूँ और किधर देखना है मैंने। तो आप अगर थोड़ा सा साइड पे खड़ी हो जाएंगे तो फिर हम नजर आएंगे, हाँ, अगर side पे लेकिन बहुत शायद। क्लियर नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह मैं- blurry सा होगा। हाँ, अभी जिस तरह मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो मेरे इर्द गिर्द काम करते हैं उनकी तो मैं आवाज़ पहचान लेती हूँ, और जिनकी मैं आवाज़ नहीं पहचानती तो वो यूजली साइड से मुझे पता होता है कौन से डेस्क पे कौन बैठा हुआ है, तो उस तरह मैं उसको वहाँ पे जाके उनसे काम। ऑब्वियसली सेंसेस तो बहुत तेज होती है। अल्लाह ताला एक चीज अगर नहीं भी देता उसके साथ 100 इंसान को मजीद नेमतें देता है। अच्छा, आप ये डॉक्टर भी हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं अभी? नहीं, मैंने BDS करी थी, तभी मेरे साथ 3rd ईयर में मुझे पता लगा कि अच्छा मेरी आहिस्ता आहिस्ता सा आई साइड जाएगी। अच्छा पहले आप ठीक थे? अच्छा, पहले आप ठीक थी? बिल्कुल Oh my बिल्कुल, मैंने goodness. नॉर्मल स्कूलिंग की सबके साथ। मेरे जो अब मेरे अपने क्लास फेलो जो हैं अभी वो सारे बिल्कुल साइटेड हैं सारे के सारे, और फिर जब मैं BDS पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि मेरी आई साइड ज़्यादा गिरती जाएगी ना, अब एज के वाइज, और इसमें होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से गिरती है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये मुझे कंडीशन है, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इसको कैसे, क्योंकि एक चीज़ जो हो जाती है उसके ऊपर हमें पता होता है कि अच्छा अब ये हो रही है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो आपकी न्यू रियलिटी है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है आपने, और उसमें आपने किस तरह अपने आपको डेवलप करना है, तो वो फिर मैंने उसको ये सोचा कि आई हैव टू एक्सेप्ट इट, और मुझे अपनी सोसाइटी में जो अपने घर वालों के साथ रहते हुए इसको कोप अप करना है, और इसको किस तरह लेके चलना है ये मुझे ज़्यादा पता लगेगा। तो फिर मैंने कुछ अर्सा डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, फिर मैंने साथ ही स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली, स्पोर्ट्स में कर रही हूँ, अब मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो इस तरह जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आती जा रही है ना, मैं उन सबको बहुत अवेल कर रही हूँ। अवेल कर रही हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो कंडीशन है इसका क्या नाम है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसकी कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, सो इसमें सेंट्रल विजन का ही इशू होता है जो भी लोग इसका शिकार होते हैं, या ये ऐसा ऐसा और इस कम हो कंडीशन का, जाएगा? या आपकी कोई डिफरेंट है? नहीं, हर बंद, क्योंकि ना जब आपको कोई भी डायग्नोसिस नहीं मिल सकता ना आई की, तो यूजुअली वो लोग एक बकेट में डाल देते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। तो उसमें डिफरेंट तरह से होता है। कुछ लोगों को पेरिफेरल विजन लॉस होता है, मुझे सेंट्रल विजन लॉस है। अच्छा, पेरिफेरल भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है। अच्छा, तीरंदाजी के अलावा आपकी मजीद क्या अचीवमेंट्स हैं, या तीरंदाजी में अभी तक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मैंने BDS सिल्वर मेडल से पास किया था फर्स्ट ईयर में मेरे, और मैंने MBA हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट अभी इस साल फर्स्ट सिल्वर मेडल से किया है। तीरंदाजी में इस साल मैंने नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था माशाल्लाह। और ये बस और ये जो 3 तीरंदाजी है ये कितने विजन तक आप मतलब कितना दूर हो तो आप टारगेट को अचीव कर लेती हैं? जो नॉर्मल इसका है ना वो ये है कि 30 मीटर्स पे जो ब्लाइंड 30 meters? या विजुअली इम्पेयर्ड जो आर्चरी है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 30 मीटर्स पे अब हमें नज़र नहीं आ रहा था, मगर ये होता है कि हमारे साथ एक टेक्टाइल फ्रेम होता है, फ्रेम होता है जिसको हम लोग टेक्टाइल व्यू फाइंडर कहते हैं, उस पर हम लोग बो हैंड टच करते हैं, उससे हमें पता लगता है अच्छा किस हाइट पे है फ्रेम और किस डायरेक्शन में। फिर बाकी सारा फोकस ये होता है कि आपने उस जो है ना अपनी एरो का जो एंगल है उसको मेंटेन रखना है। हल्का सा मेरा हाथ इस तरह हिल रहा है तो सोचें आप एरो कितना दूर कितना हिलेगा, आगे पीछे हो हाँ, सकता है। तो मतलब वो बहुत सारी चीजें आप अपने अपने तजुर्बे हाथ साथ के साथ करती हैं, जज कर experience के लेती साथ हैं आप। करती बॉडी हैं। पे फोकस रखना होता है सारा। एक्चुअली सारी गेम ही है कि आपकी बॉडी फोकस्ड हो और हर और दफा balanced हो, yes, रिपीटेड बैलेंस्ड हो और रिपीटेड मूवमेंट हो। तो वो रिपीटेड मूवमेंट करना और सारा कुछ करना वो एक इंटरेस्टिंग चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि उसको करने के बाद ना मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करती हूँ कि अच्छा आज मैंने ये गेम कर ली। इंस्पिरेशन ये बताइएगा कि आपने नेशनल लेवल पे कौन से इवेंट्स खेले? इंटरनेशनली तो आपका मैंने बता भी दिया, और इसके अलावा क्या कोई प्लानिंग्स हैं? नेशनल लेवल पे मैंने ये जो नेशनल विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हमेशा ही, कोई भी कॉम्पिटिशन होते हैं। और जो इंटरनेशनली मेरा है इस दफ़ा कि मैं कोशिश करूँ कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, उसके लिए मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मैं उसमें जा सकूं, मगर वंस दैट हैज़ कंप्लीटेड तो फिर ही मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकूंगी। अच्छा, वंस इट हैपेंड टू यू, ये आपके साथ हुआ जब उसके बाद जैसे आपने बताया ऑब्वियसली आपने कोप अप मैकेनिज्म आपका कुछ भी था वो आपने अडॉप्ट किया और आपने उससे डील किया भी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, और इसमें आर्चरी वगैरह या स्पोर्ट्स में आ जाना इसने कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में हर चीज़ एक गोल हो जाता है आपका, अब उन्हें उस गोल को अचीव करना है, आप फिर उसमें फोकस हो जाते हो, कंपटीशन में भी आ जाते हैं। हाँ, कंपटीशन, हाँ, आर्चरी एक इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें कंपटीशन आपका टारगेट बोर्ड के साथ है। आप डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरा बंदा कैसा खेल रहा है, अगर आप ठीक खेल रहे हो ना तो फिर दूसरा बंदा जैसा भी खेल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ टारगेट बोर्ड पे रखना है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है,
बट स्पोर्ट्स ने मुझे एक्चुअली माइंडसेट प्रोवाइड किया, वो एक थॉट लड़ने प्रोसेस, वाला। हाँ कि लड़ना है। डिस्ट्रैक्ट भी किया होगा ऑब्वियसली उसने आपको, या तो इंसान हो ना कि वो अगर हार मान जाए, देखिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके कितने बुरे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं आपकी लाइफ में, सो यू हैव एक्सेप्टेड इट और उसी ने शायद आपको यहाँ तक पहुंचाया है। हाँ, और वो जो स्पोर्ट्स का एक तो लड़ने वाला भी माइंडसेट है, दूसरा ये है कि आप हर दिन मैं जितने भी एरो शूट कर रही हूँ वो बोर्ड पे लग रहे हैं, तो मुझे एक अचीवमेंट का जो एहसास है ना, जो कोई चीज़ अगर ना करो बंदा, फिर उसको जो अनअचीवमेंट का एहसास होता है ना, वो उसको आगे काम नहीं इसके करने लिए देता। एक सवाल आपसे ये करूंगा कि प्रैक्टिस कितनी रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपने अगर Daily इतना की। बड़ा इवेंट Daily खेलना basis पे है practice तो करती फिर हैं डेली बेसिस पे कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं मतलब कि अब कल भी जब आप लोगों के मुझे फ़ोन आया तो मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी। अच्छा। मैं प्रैक्टिस करती हूँ वीकली बेसिस पे। इस तरह होता है कि 3 डेज़ प्रैक्टिस करती हूँ बो के साथ, उसके अलावा प्रैक्टिस जो है एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करती हूँ 4 डेज अ वीक। अच्छा, और आपका ऑफिस भी होता है, तो उसके क्या टाइमिंग्स होते हैं? 8 to 4। 8 to 4, तो वो फिर उसके बाद आप जाके ये प्रैक्टिस भी करती हैं? ऑफिस में मैं भी इंचार्ज हूँ ना टेलीफोन एक्सचेंज सेक्शन की PMDC में, पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल में, कॉलेज या काउंसिल में। तो वहाँ पे अभी मुझे भागना होता है हर जगह पे, हर सेक्शन के अंदर ना कम्युनिकेट करना होता है क्योंकि जब तक मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी तब तक वो चीज़ें उसमें रिजॉल्व नहीं होंगी, अलाइन नहीं होती। तो वो भागती किस तरह है? इतना तेज यूजिंग भागती दैट स्टिक, हाँ नहीं यू मगर यूज योर स्टिक। या मगर या वो जो वहाँ पे भी आपको जगह याद है कि यहाँ से इधर जाना है, इसके वो रूम शायद में आपको पहुँच जुबानी जाऊंगी? इतनी याद है कि अब शायद आप स्टिक भी नहीं यूज करती हाँ, होंगी, मैं राइट? अपने ऑफिस में नहीं करती Very बिल्कुल भी nice. इस्तेमाल, क्योंकि वो मुझे याद हो जाती हैं। तो वो मगर वो स्पोर्ट्स के ने मुझे वो इत्मीनान दिया। दिया, हाँ कि वो इत्मीनान था कि मुझे पता है कि अब मैं गिरूंगी भी तो मुझे पता है कि मैं उठ सकती हूँ। हाँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा गिर भी गई तो कुछ हाँ, भी नहीं है, कोई नो मसला बिग नहीं है। डील। हाँ, और वो लोगों से बात करने का भी इसी तरह बंदा, क्योंकि एकदम से हिल जाता है, शेकन तो होता है, मगर उस सारे को कम बैक करने के लिए स्पोर्ट्स हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन माय लाइफ। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्लान्स है फ्यूचर के लिए? कि ऑब्वियसली आपने बताया है आर्चरी से रिलेटेड, लेकिन कोई और प्लान्स भी हैं फ्यूचर प्लान? हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड है मेरे अभी कि मैं थोड़ा सा गेम और से पढ़ना related है, नहीं और हाँ और गेम से Sports रिलेटेड भी related है, भी हों। अच्छा, स्पोर्ट्स ये रिलेटेड भी है। अभी मुझे लगा मेरे ख्याल आपने आपके स्पोर्ट्स के घर अलावा वाले भी पूछा। आपको देख रहे होंगे, तो घर से, वालिदा से, वालिद से, बहन भाइयों से कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और वो कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं? वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसीलिए क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, तो उससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो इतनी मेहनत करें तो आई कैन नॉट से नो टू एनीथिंग ना, आई हैव टू वर्क हार्ड। तो मेरी मॉम सारे इतना ज़्यादा काम करते हैं कि फिर मुझे उसकी वजह से मुझे यू कैन नॉट बी द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन उस्ताद, आपने डिफरेंट सेगमेंट्स की बात की और अब सर्विस टायर इज़ अ लीडिंग टायर ब्रांड इन पाकिस्तान और ये एक्सपोर्ट हो रहा है ओवर 40 कंट्रीज़, और इसके हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें, इसकी जो क्वालिटी है वो ग्लोबली इसको बड़ा सराहा जाता है और ये जो इसका मयार है और इसकी कारकर्दगी है वो आलमी अलामत बन चुका है। और सर्विस टायर्स की नई कैंपेन इसकी आला क्वालिटी और आलमी पसंदीदगी को हाईलाइट करती है। इस साल सर्विस टायर्स ने अपनी मेगा कैंपेन्स में तरकिश सितार बोरिक ओजर, वो जो मेरा ख्याल है उस्मान का किरदार अदा किया था, कोलोस उस्मान का, उनको भी एम्बेसडर मुतारिफ करवाया है। और ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।